पुष्यमित्र शुंग कभी भी अपने आप को महाराज डिक्लेयर नहीं करते। उसमें इंटरेस्टिंगली वो जो बाण है वो पुष्यमित्र को कहते हैं सेनानी नार्यो। ये जो टर्म इस्तेमाल करी गई है अनार्य सेनानी। युग पुराण में क्लियरली लिख रखा है कि जो सकल का राजा है, सकल एक सियालकोट को कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस अलग कहते हैं। तो बेसिकली सियालकोट में इस समय यवनों का वो है शासन, और यवन राजा सकल का वो अटैक करता है मध्यामिका को, मध्यामिका के बाद साकेत को, साकेत के बाद वो कुसुम ध्वज पे अटैक करता है। कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था। पुष्यमित्र शुंग का जो अंत होता है वो अंत होता है कि एक औरत है, मतलब एक लेडी है वो मद्र देश की। अब मद्र देश की लेडी है, वो यवन है कि नहीं है इस पे कंफ्यूजन है। वो बहुत खूबसूरत है, और ये पुष्यमित्र शुंग उसको लेने के लिए लड़ाई करते हैं यवनों से, और उनका जो अंत होता है वो लड़ाई करने के समय होता है। ये जो पुराण में मेंशन है। तो हमारे पास मटेरियल एविडेंस में कहीं ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिल रहा कि जिससे हम कह सकें कि शुंग एम्पायर जो है वो जालंधर से लेके मगध तक है, और इसमें जो इनकी जो पावर है इनकी बहुत सेंट्रलाइज्ड है। इंटरेस्टिंगली रोमिला थापर का ये मानना है कि परसिक्यूशन जितना इन्होंने दिखाया उतना नहीं हुआ होगा। उनके हिसाब से क्या शायद से पेट्रनेज जो है वो अब बुद्धिस्ट जितना पहले हेविली पेट्रनाइज्ड थे उतनी नहीं थी। बृहत संहिता फिर बहुत लेट का मतलब टेक्स्ट है, इस पीरियड का नहीं है, गुप्त पीरियड के बाद का। तो वो मेंशन करता है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आई है वहाँ से, यवनों से आई है। और उसमें वो बोलते हैं कि यवन जो है वो म्लेच्छ है, लेकिन जो है हमको उनको ऋषि की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो ये साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी उन्होंने। म्लेच्छ जो टर्म है ना वो बड़ी पुरानी है। वो टर्म पहली बार इस्तेमाल होती है, एक टेक्स्ट है लेटर वैदिक टेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो म्लेच्छ टर्म इस्तेमाल करी गई है वो इस्तेमाल करी गई है जो व्यक्ति संस्कृत या जो लोग संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पाते उनके लिए। खारवेल के बारे में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, भुवनेश्वर के पास ही है। ये इंस्क्रिप्शन अगर नहीं होती तो हम जानते भी नहीं खारवेल एग्जिस्ट करता था। हेलो जय भाई, कैसे हो? नमस्ते भैया, बढ़िया। एपिसोड नंबर 3 विद यू। शुंग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हमने वहाँ से छोड़ा था, थोड़ा जस्ट मेंशन किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ये एक रूलर हैं जो आते हैं लास्ट में, मौर्यन किंगडम जब ख़त्म होता है उनका फेज़, तो उसमें भी थ्योरीज़ हैं। मैं चाहूँगा कि आप ही खुद ही बताएं उसको, और उनके पूरा जो उनका रूल था वो कैसा रहा और किस परिस्थितियों में वो पूरे भारत के उस पे हिस्ट्री में आते हैं। उससे शुरू कर लेते हैं। तो जब हम पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो बेसिकली जब मॉडर्न एम्पायर एंड होता है तो आप जब हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं डार्क पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखें तो बहुत कम इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, और इंस्क्रिप्शंस अगर जहाँ मिलती हैं तो वहाँ पे डेट का बड़ा दिक्कत है। तो जितनी डायनेस्टीज़ है उनकी डेट निकालना हमको बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो बहुत सारे, जैसे जब मैं यहाँ मेंशन करूँगा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रहेगा कि लगभग इस पीरियड में तो अच्छे से मतलब हमको पता नहीं है। और कम इंस्क्रिप्शंस मिलने का मतलब क्या ये भी एक माना जाता है, डार्क पीरियड जो बोल रहे हो, कि जो राजा है वो कोई बड़ा राजा नहीं हुआ होगा, या जिसने उस पर इन्वेस्ट किया हो इंस्क्रिप्शन लगाने में, या कोई राजा इतना बड़ा नहीं होगा कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। हाँ, ये तो है। ये वाला इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इस समय, और अगर जिनका रूल है भी तो उनका सेंट्रलाइज्ड इतना रूल नहीं है जैसे मॉडर्न जितना था। तो उस हिसाब से क्या पता उसकी वजह से इंस्क्रिप्शंस इतनी कम हमको देखने को मिले, क्योंकि इसके बाद का जो पीरियड आएगा गुप्त पीरियड उसमें इंस्क्रिप्शंस हैं काफ़ी। लेकिन ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उसमें कुछ कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब जैसे पुष्यमित्र शुंग की जब हम बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमको ये बताया गया है कि ये एक मौर्यन जनरल थे, और इन्होंने जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे बृहद्रथ, उनका असैसिनेशन करा था। और ये डिटेल जो है पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमको पुराणों में मिलती हैं। 4 पुराण हैं, वायु, ब्रह्मांड, भविष्य और मत्स्य। इनमें ये डिटेल बताई गई हैं। फिर उसके बाद जो पुराणों का जो पीरियड है कंटेम्प्रेरी पीरियड नहीं है। ये पुराण लगभग आपके मान लीजिए गुप्त पीरियड के आसपास कंपाइल होने शुरू हुए थे, तो कंटेम्प्रेरी ये भी नहीं है। फिर इसकी मालविका अग्निमित्र कालिदास जी ने जो लिखी थी उसमें भी पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आता है। और फिर उसके बाद एक टेक्स्ट है बाण ने लिखा था हर्षचरित, ये लिखा है 800 साल पे बाद।
उसमें भी हमको बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को असैसिनेट करा था। और उसमें इंटरेस्टिंगली वो जो बाण है वो पुष्यमित्र को कहते हैं सेनानी नार्यो। ये जो टर्म इस्तेमाल करी गई है मतलब कि जो अनार्य सेनानी। अनार्य मतलब जैसे जो ट्रांसलेटर है इंग्लिश वाले जो टेक्स्ट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के, तो अनार्य मतलब नॉन आर्यन। नॉन आर्यन इन द सेंस कि जो उन्होंने एक्ट ये परफॉर्म करा ना, ये मतलब ट्रेडिशन के हिसाब से राजा को मारना बहुत ही ज़्यादा बुरा काम होता था, तो उसी हिसाब से उनको अनार्य सेनानी कहा गया है। और ये सेनानी वाला जो एस्पेक्ट है हम देखते हैं कि जब 187 BC और कुछ किताबों में आप पढ़ोगे तो 184 BC, ये दो डेट बताते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग ने असैसिनेट करके अपनी जो पावर है एस्टेब्लिश करी। अब जब बात आती है कि ये मतलब कि एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि जब ये असैसिनेशन हुआ, पहली बात तो असैसिनेशन इतनी आसानी से क्यों हो गया, और जो आम जनता थी उसका कुछ रिस्पांस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, और क्या मतलब सर्कमस्टेंसेस थे जिनमें उसको फोर्स करना पड़ा ये सब करने के लिए। हाँ, तो ये वाला जो पीरियड है पर्टिकुलरली, तो हम ये देख रहे हैं कि इस पीरियड में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है मौर्यन एम्पायर का, तो बेसिकली आज का अफगानिस्तान है, तो यहाँ पे हमने पहले जो सेकंड एपिसोड था उसमें डिस्कस करा था कि कैसे इस पर्टिकुलर रीजन में जो मौर्यन पावर है एस्टेब्लिश्ड होती है 305 BC के आसपास, जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर आपस में ट्रीटी फाइनलाइज करते हैं। तो अब जो मौर्यन टेरिटरी जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से सेल्यूसिड एम्पायर शुरू हो जाता है। तो वेस्टर्न अफगानिस्तान का इलाका और नॉर्दर्न अफगानिस्तान का इलाका लगभग सेल्यूसिड एम्पायर का पार्ट है। सेल्यूसिड एम्पायर बेसिकली जो सेल्यूकस निकेटर के जो डिसेंडेंट्स थे उनका एम्पायर। तो जो बैक्ट्रिया का इलाका है, सभी एक प्रोविंस है बैक्ट्रिया जो कि सेल्यूसिड एम्पायर का पार्ट है। तो बैक्ट्रिया में हम ये देखते हैं कि जो इस पीरियड में लगभग आप मान लीजिए 265 के पीरियड में जो यहाँ का गवर्नर है, अब इस पीरियड में मौर्यन एम्पायर है एस्टेब्लिश, इस समय लगभग अशोक का पीरियड है आपका। यहाँ का जो गवर्नर है बैक्ट्रिया का, बैक्ट्रिया वो रिवोल्ट करता है और वो अपने आप को अलग एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना देता है। और बैक्ट्रिया जो प्रोविंस है ना इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है, उसको बोला जाता है ग्रीक सोर्सेज में लैंड। यार ये शुरू से पढ़ रहे हैं हम, बैक्टीरिया ये एग्जैक्ट जगह बता दो। नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, और मैप लगा देंगे लेकिन हाँ, फिर भी नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स और साउथ ऑफ सिरदरिया रिवर। तो बेसिकली जो आपका बल्ख रीजन है वो बैक्ट्रिया का इलाका है, जो अफगानिस्तान है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, और कुछ पार्ट फिर उसके अफगानिस्तान के नॉर्थ में भी आ जाता है। तो ये बैक्ट्रिया का इलाका जो है ये बहुत प्रॉस्परस है इस पीरियड में, और इसको ग्रीक सोर्स में बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 सिटीज़। तो यहाँ पे अब ये इंडिपेंडेंट पावर एक एस्टेब्लिश हो जाती है। और हम देखते हैं 180 BC के आसपास तक इनके जो बैक्ट्रियन रूलर्स हैं, ये बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो हैं, ये जो मौर्यन एम्पायर का पार्ट है वेस्ट ऑफ खैबर पास, खैबर पास के वेस्टर्न जितनी टेरिटरी है मौर्यन टेरिटरी, ये कॉन्कर कर लेते हैं। और मोस्ट लाइकली जो ये वेस्टर्न टेरिटरी का जो लॉस हुआ है खैबर पास के वेस्ट में है, इसके रिस्पॉन्स में बृहद्रथ का ये असैसिनेशन हुआ था। तो ये कहाँ तक आ गए थे? इसमें स्टेजेस हैं इनके कॉन्क्वेस्ट में। अच्छा। तो जो ये 180 BC के आसपास का जो पीरियड है, ये फर्स्ट फेज आप कह सकते हो कि जिसमें जो खैबर पास का जो वेस्ट का इलाका है वो सारा कॉन्कर कर लिया है। सेकंड स्टेज में हम देखेंगे, जो सेकंड स्टेज है उसमें हम ये देखते हैं कि जो खैबर पास से लेके तक्षशिला और लगभग झेलम के आसपास तक ये कॉन्कर करते हैं। ठीक है। ये लेकिन जो सेकंड फेज है ये शुरू होती है पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में। अच्छा नहीं, जब उन्होंने असैसिनेशन किया एज ए जनरल तब कहाँ तक थे? तब ये मतलब वही वेस्टर्न खैबर पास तक पहुंचे, खैबर पास के ईस्ट में नहीं आए। ठीक है। तो अब ये असैसिनेशन हो गया है, और हम ये देखते हैं ना कि जब इस्टेब्लिश करते हैं अपनी पावर, तो मतलब पुष्यमित्र शुंग कभी भी अपने आप को महाराज डिक्लेयर नहीं करते। और चाहे आप क्या कहते हैं, जितने भी ये पुराणों में देखिए, पुराणों में भी जो टाइटल उनके लिए इस्तेमाल किया गया है वो हमेशा सेनापति या सेनानी का इस्तेमाल करा गया है। लेकिन वो तो सारे सोर्सेज बाद के हैं ना। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन भी है। अच्छा। एक इंस्क्रिप्शन है जो कि अयोध्या में है, अयोध्या के उदासीन आश्रम है, वहाँ पे मैं इंस्क्रिप्शन मतलब मैंने देख रखी है, और ये फ़ोटो भी लगा देंगे हम। तो वो इंस्क्रिप्शन में इंटरेस्टिंगली क्या है कि वो 2 लाइन की इंस्क्रिप्शन है, 2 लाइन की भी नहीं है पूरी, 2 लाइन की इंस्क्रिप्शन है। उसमें एक राजा है जो जिसका नाम है धन। धन ने एक फल्गु देव, एक देवता हैं, उनके लिए कोई एक सेंचुरी बनाई है, तो एक इंस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कि मैं राजा हूँ धन, और वो अपने आप को कहते हैं मैं कोसल का राजा हूँ।
कोसल के राजा हैं वो, और वो ये बोलते हैं कि एक टर्म इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में, पुष्यमित्रस्य षष्ठेन, सिक्स्थ ऑफ द पुष्यमित्रास। अच्छा, उसमें और उसमें सेनापति टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं पुष्यमित्र के लिए। 6th जनरेशन आ चुकी है यहाँ पे। नहीं, अब इसमें डिबेट ये है ना कि जिस हिसाब से इन्होंने ये यूज़ करा है टर्मिनोलॉजी, ये बड़ी वेग टर्मिनोलॉजी है। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सिक्स्थ ऑफ द पुष्यमित्रास मतलब कि ये छठे बेटे हों पुष्यमित्र के, और एक इंस्क्रिप्शन जैसे आपने कहा कि डिसेंडेंट वाला। तो फिर उसमें स्कॉलर्स क्या करते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि इसमें इस्तेमाल करी है इस इंस्क्रिप्शन में, उसको एनालाइज करते हैं। तो उसको एनालाइज करने के बाद ये देखते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन जो है पॉसिबली पुष्यमित्र के पीरियड के टाइम की नहीं है, ये 1st सेंचुरी BC की पीरियड, लगभग 100 साल बाद की। तो ये वाला जो इंटरप्रिटेशन की 6th डिसेंडेंट हैं पुष्यमित्र के, इनके लिए यूज़ हुआ है। और 6th तो फिर भी नहीं आ पाएगा ना शायद। 20 साल का एक वो होता है, तो 120 हो गया लगभग। हाँ, एक लेकिन जनरेशन इतना 20 साल में ही हो जाए। हाँ, लेकिन इसीलिए ना जो पेलियोग्राफिक एविडेंस होते हैं, जो बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की ना, तो स्कॉलर्स हमेशा कहते हैं कि जब भी हम इंस्क्रिप्शंस का एनालिसिस करते हैं और उससे हम डेट अगर फाइंड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रूलर की, तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो इसीलिए जो जैसे अब खारवेल की हम आगे जाके बात करेंगे, तो खारवेल अपनी इंस्क्रिप्शन में कभी अपना टाइम पीरियड नहीं बताते हमें। तो स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज करते हैं कि उसकी ब्रह्मी कैसे लिखी गई है। समझ गए। तो इसीलिए वो बड़ा इंटरेस्ट मतलब डिबेटेबल है। तो मतलब 20-40 साल इधर उधर हो सकता है ना? 20-40 साल से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो जब कुषाण आ रखे थे ना, उन्होंने जो ब्रह्मी इस्तेमाल करी है, उसकी ब्रह्मी और ये धन की इंस्क्रिप्शन है उसकी ब्रह्मी लगभग सेम जैसी। लेकिन वो एरिया भी तो अलग अलग है। एरिया कोसल का आपका अयोध्या का हो गया, कुषाण लगभग आपके अयोध्या का बनारस तक आ गया था कुषाण तो। अच्छा, तो उसी एरिया में हाँ, इनकी ब्रह्मी और उनकी ब्रह्मी में अलग है। हल्का सा सेम मतलब पीरियड है। तो उनका कहना है कि कुषाण ब्रह्मी से थोड़ा सा पहले का है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें डाउट है, 20-40 साल का इधर उधर हो सकता है। तो इस इंस्क्रिप्शन में भी, अब ये इंस्क्रिप्शन भाई पुष्यमित्र के जो डिसेंडेंट हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो सेनानी लिखते हैं। वो मतलब तो ट्रेडिशन के हिसाब से आप एक तरह से कह सकते हो कि उन्होंने कभी महाराज का टाइटल वो मतलब क्लेम नहीं करा। तो और उसमें एक और डिटेल हमको बताई गई है कि पुष्यमित्र जो हैं उन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस करे हैं। ये 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस का इंटरेस्टिंग अब क्या है कि हमको ये नहीं पता कि इसका कारण क्या था, क्यों करें। तो अब हिस्टोरियंस का मानना है पहला सेक्रीफाइस इन्होंने करा होगा तब जब जैसे मालविका अग्निमित्र जो कालिदास की है, टेक्स्ट लिखा है उन कालिदास में, अग्निमित्र जो थे कालिदास के बेटे थे। तो उसमें हमको ये बताया जाता है जब पुष्यमित्र राजा कालिदास के, सॉरी कालिदास बोल रहा हूँ मैं भी कैसे हो गया। नहीं, ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। तो वो बताते हैं, उसमें स्टोरी आती है कि जब ये डिक्लेयर करते हैं अपने आप को रूलर, तो विदर्भ का जो गवर्नर होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देता है। और फिर अग्निमित्र क्या है कि वो जाते हैं, लड़ते हैं उनसे, और फिर उसके बाद ये एक विदर्भ की टेरिटरी फिर अंडर में हो जाती है। तो एक आर्गुमेंट ये कि पहला जो अश्वमेध था, तो जब इन्होंने पहली बार ये सारा का सारा टेरिटरी अपने अंदर मतलब अपने अमेलगमेट कर ली, फिर पहला अश्वमेध सेक्रीफाइस हुआ। और दूसरा अश्वमेध सेक्रीफाइस होता है जब एक ग्रीक इन्वेजन हुआ था। ये ग्रीक इन्वेजन अब जो सेकंड फेज़ है ग्रीक्स की, वो आनी शुरू हो गई है। कि अब हम देख रहे हैं कि जो ग्रीक जनरल है जिसका नाम है डिमिट्रियस, ग्रीक किंग, वो कॉन्कर करना शुरू करता है टेरिटरी, खैबर पास के से अंदर आके ईस्टर्न टेरिटरी कॉन्कर करता है। तो ये है बेसिकली। अब ग्रीक इन्वेजन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस तो हमारे पास सारे टेक्सचुअल है, और उसमें 2 एविडेंस आते हैं। पहला एविडेंस, पहले हम इसका ख़त्म करें या पहले ग्रीक का एक सेपरेटली मतलब इसके बाद कर सकते हैं? हाँ, आप दोनों कर सकते, क्योंकि दोनों चीज़ साथ ही चल रही है अभी, लगभग साइमल्टेनियसली हो रहा है। हाँ, तो अभी कर लेते हैं चलो। कि पुष्यमित्र, अब ये पुष्यमित्र शुंग रूल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो दूसरा जो अश्वमेध यज्ञ है उसके लिए करने के लिए वो क्या क्या सिचुएशन हो रही थी वो करनी पड़ी। ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम एविडेंस की बात करते हैं ग्रीक इन्वेजन की, कि जब हिस्टोरियन कह रहे हैं कि ग्रीक इन्वेजन हुआ था जो मतलब गैंजेटिक प्लेन्स तक आ गए थे, तो उसका एविडेंस क्या है? तो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस तो कोई है नहीं। बात आती है टेक्सचुअल एविडेंस में। तो टेक्सचुअल एविडेंस में पातंजलि का महाभाष्य जो है, एक एविडेंस ये है। पातंजलि के महाभाष्य में पातंजलि क्या कहते हैं कि पातंजलि जब एक एग्जाम्पल, वो बेसिकली ग्रामर का टेक्स्ट है,
तो वो एग्जाम्पल जब देते हैं कि एक इवेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसके लिए हमको 2 एग्जाम्पल वो देते हैं। पहला देते हैं कि जो यवन है, यवन अटैक कर रहे हैं मध्यमिका को, और दूसरा देते हैं यवन अटैक कर रहे हैं साकेत को। मध्यमिका जो है वो चित्तौड़ के आस पास का इलाका है और साकेत है अयोध्या। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा, चलो ठीक है, मान लिया कि भाई एक इन्वेजन हुआ यवनों का, यवन ग्रीक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये साकेत तक आ गए, लेकिन हम ये कैसे एस्टेब्लिश करें कि जो ये पर्टिकुलर इवेंट है ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे क्या हुआ है? तो वो सॉल्व करने के लिए पुष्य, जब ये पातंजलि जो हैं अपने एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपको डिफाइन करना है कि जो एक पर्टिकुलर इवेंट अभी चल रहा है, तो उसमें एक वो लाइन लिख रखी है पुष्यमित्र याजयामः, पुष्यमित्रम याजयामः करके, कि मतलब हेयर वी आर परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइस ऑफ पुष्यमित्र। तो ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। तो बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि पुष्यमित्र का जो पीरियड था और पातंजलि का जो पीरियड था, ये दोनों कंटेम्प्रेरीज थे। और जब ये बात करते हैं कि रिसेंटली अकर्ड इन्वेजन्स की, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जब ये सेक्रीफाइस हुआ है पुष्यमित्र का और ये यज्ञ हुआ है, पुष्यमित्र ने करवाया है, उससे पहले हुआ था ये इवेंट, जो यवन का अटैक था। तो एक और ये जो अदर हिस्टोरियंस हैं वो भी मानते हैं कि पातंजलि का जो पीरियड है, हाँ, वो यही है। हाँ, ये लगभग एस्टेब्लिश्ड है कि पातंजलि और पुष्यमित्र शुंग दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, सेकंड सेंचुरी, हाँ, सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास। और फिर हम, एक तो एविडेंस ये हो गया पातंजलि का महाभाष्य, दूसरा है युग पुराण। युग पुराण में क्लियरली लिख रखा है कि जो सकल का राजा है, सकल एक सियालकोट को कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस अलग कहते हैं, तो बेसिकली सियालकोट में इस समय यवनों का वो है शासन, और यवन राजा सकल का वो अटैक करता है मध्यमिका को, मध्यमिका के बाद साकेत को, साकेत के बाद वो कुसुम ध्वज पे अटैक करता है। कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था। अच्छा। और उसमें हमको डिटेल में ये भी बताया जाता है कि जो कुसुम ध्वज की दीवारें हैं वो बनी हैं उससे, मिट्टी को मतलब वॉल्ड वो हैं, ब्रिक की नहीं है, मड ब्रिक्स वो वॉल्स हैं, उसको ये मतलब तोड़ते हैं यवन और कॉन्कर कर लेते हैं कुसुम ध्वज को। कुसुम ध्वज को कॉन्कर करने के बाद इनमें कुछ देर तक वहाँ पे रहते हैं, इनमें आपस में लड़ाई होती है और ये फिर रिट्रीट करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये डिटेल हमको युग पुराण में मिलती है। तो हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो साकेत मेंशन कर रखा है युग पुराण में, और साकेत पातंजलि में भी मेंशन कर रखा है, तो बेसिकली जो युग पुराण ये डिस्क्राइब कर रहा है यमुना इन्वेजन, वो पातंजलि वाली यमुना इन्वेजन है। और पातंजलि जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं पुष्यमित्र शुंग के। तो बेसिकली ये दोनों की दोनों जो सोर्स हैं वो एक ही इन्वेजन की बात कर रही है, जो इन्वेजन पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था। तो जो इंडियन मौर्यन एम्पायर था उसका डिक्लाइन तो हो ही गया था, और जब उस राजा को मारा बृहद्रथ को, तो उसके बाद भी ये मतलब वापस स्ट्रेंथ नहीं आया था पुष्यमित्र के आने के बाद भी। तो यहाँ से एक बिल्डअप शुरू होता है, राइट, कि वो पुश बैक करना शुरू करते हैं, वो किसी कारण से वापस चले जाते हैं इंडो ग्रीक्स। तो वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो अब पुश बैक वाला ये है कि युग अपने आप हुआ था या खुद ही गए थे? हाँ। युग पुराण में तो कहीं जिक्र नहीं आता कि भाई ये वाला जब यवन पाटलिपुत्र पे कब्जा करने के बाद जब ये वापस जा रहे हैं, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग का कुछ रोल था। वो कहते हैं, युग पुराण क्लियरली बोलता है कि आपस में लड़ने लग गए और उसी की वजह से इन्होंने रिट्रीट करा। उसके बाद डिटेल में ये आता है कि उसके बाद एक राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, और इसमें इंटरेस्टिंग डिटेल क्या है युग पुराण के हिसाब से, कि पुष्यमित्र शुंग का जो अंत होता है वो अंत होता है कि एक औरत है, मतलब एक लेडी है, वो मद्र देश की। अब मद्र देश की लेडी है, वो यवन है कि नहीं है, इस पे कन्फ्यूजन है। वो बहुत खूबसूरत है, और ये पुष्यमित्र शुंग उसको लेने के लिए लड़ाई करते हैं यवनों से, और उनका जो अंत होता है वो लड़ाई करने के समय होता है। ये युग पुराण में मेंशन है। अच्छा। हाँ, तो जहाँ तक बात आती है कि भाई कैसे, मतलब ये जो यवन है पाटलिपुत्र में वापस कैसे जा रहे हैं, तो जो यवन अटैक है उसमें पुष्यमित्र का क्या रोल था, ये तो हमको एस्टेब्लिश नहीं कर पाना मुश्किल है सोर्सेस के मतलब बेसिस पे। लेकिन स्कॉलर्स का ये मानना है कि भाई जो सेकंड अश्वमेध ने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करे हैं, पहला हम मान लेते हैं कि भाई जब उसने सब जितने टेरिटरी है उस पर जब अपना रूल एस्टेब्लिश करा तब करा,
तो एक तो वो हो गया। अब दूसरा जो अश्वमेध सेक्रीफाइस है उसको भी एक्सप्लेन करना है ना कि वो क्यों करा। तो वो पॉसिबली एक्सप्लेन करने का कारण ये है कि जब ये यवन जब जाते हैं तो फिर से जब ये रीस्टैब्लिश करते हैं अथॉरिटी अपनी, तो फिर ये सेकंड अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं। अब जितना भी हमने डिस्कशन करा पुष्यमित्र शुंग और शुंगस के बारे में, इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर ये अयोध्या वाली इंस्क्रिप्शन हटा दें हम धन की, तो सारा का सारा जो हमारा एविडेंस है वो है टेक्सचुअल सोर्सेस पे बेस, है ना, और कंटेम्प्रेरी सोर्स एक भी नहीं है। तो उसमें एक एक्सेप्ट पतंजलि, हाँ पातंजलि को छोड़ के, लेकिन पातंजलि में भी आप ये देखिए कि वो हम एग्जाम्पल मतलब हम एज अ सोर्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एग्जाम्पल्स। क्या गारंटी है कि वो जब बोल रहे हैं कि यवनाज आर अटैकिंग, यवन अटैक कर रहे हैं मध्यमिका को और साकेत को, या फिर जो दूसरा एग्जाम्पल है कि हम पुष्यमित्र का जो यज्ञ है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल जरूरी तो नहीं है कि सही एग्जाम्पल हो भाई। जब हम ग्रामर की बुक में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो जरूरी थोड़ी ना होते हैं वो एग्जाम्पल फैक्ट्स ही होते हैं, क्या पता उन्होंने खुद इमेजिनरी वो बना दिया हो, तो कोई हमारे पास वेरीफाई करने के लिए वो है नहीं। तो एक स्कॉलर है शैलेंद्र भंडारे, उनका आर्ग्यूमेंट ये है ना कि जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की स्पेशली बात करते हैं, ये शुंग पीरियड और भी तो उसमें स्कॉलर्स क्या करते हैं कि स्कॉलर्स टेक्सचुअल एविडेंस पे इतना फोकस करते हैं, और टेक्सचुअल एविडेंस की जो डिटेल है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस में आपके आ जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन का स्टडी, और ये इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ये सब। तो उनका कहना है कि अब जब हम ये बोल रहे हैं कि भाई शुंग एम्पायर था, ये डिफीट में शुंग एम्पायर ने ये सब करा, तो कहते हैं कि हम एजम्पशंस कर रहे हैं बहुत सारे। पहला एजम्पशन तो हम ये कर रहे हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग आए तो जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो सारा का सारा इंटैक्ट था। ये प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई मतलब एविडेंस है नहीं, लेकिन ये अजम्पशंस हमने मान रखा है कि पूरा मौर्यन एम्पायर इंटैक्ट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग की जो टेरिटरी थी उसको आप एस्टेब्लिश कैसे करोगे। टेक्सचुअल सोर्सेज में दो सोर्स हैं हमारे पास। बौद्ध सोर्स कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग की टेरिटरी थी वो जालंधर से लेके आपका मगध और अंग तक थी। आप अब पुराणिक सोर्सेज में चले जाएं तो पुराणिक सोर्स में वो कहते हैं कि कोसल, मगध, अंग, ये जो इलाका है बेसिकली ईस्टर्न यूपी और बिहार का इलाका वो है। तो ये दो सोर्स अलग अलग कहानी बता रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अब आप कॉइन देखने लग जाइए। जब आप कॉइन के एविडेंस देखोगे इस पीरियड में, तो अगर हम ये मानते हैं कि भाई शुंग एम्पायर था जो जलंधर से लेके बिहार तक उसमें रूल था, तो कॉइन लगभग सेम मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो क्या करते हैं कि अब वो देखते हैं, अब जब हम कॉइन इस पीरियड के देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो कौशाम्बी का कॉइन है उसमें कौशाम्बी सिटी का नाम आ रहा है, और उसमें जो किंग्स आ रहे हैं, किंग्स में कहीं नाम आ रहा है मित्र, कहीं आ रहा है दत्त, कहीं आ रहा है देव। फिर आप चले जाइए पांचाल में, जो ये वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वहाँ पे भी कोई ये पुष्यमित्र शुंग और जो पुष्यमित्र शुंग के बाद के जो शुंग रूलर्स आए उनका उनसे रिलेटेड नाम नहीं है। तो कॉइनेज में हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, छोटी छोटी पावर्स अपने अलग अलग कॉइन्स इशू कर रहे हैं। ठीक। तो तो हमारे पास मटेरियल एविडेंस में कहीं ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिल रहा कि जिससे हम कह सकें कि शुंग एम्पायर जो है वो जलंधर से लेके मगध तक है और इसमें जो इनकी जो पावर है इनकी बहुत सेंट्रलाइज्ड है। तो अब स्कॉलर्स का क्या कहना है कि भाई कॉइन्स नहीं मिल रहे, तो वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वो एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, अब उनको एक्सप्लेन तो करना है कि भाई शुंग एम्पायर था, तो ये कहते हैं कि जो शुंग एम्पायर था वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड था। हाँ, डिसेंट्रलाइज था। कुषाण एम्पायर के बारे में भी बोला जाता है ये। लेकिन कुषाण एम्पायर का क्या है कि हमारे पास जो कुषाण कॉइनेज है, कॉइनेज तो लगभग आपको बनारस से लेके हिंदू कुश के पार बैक्ट्रिया तक में सिमिलर कॉइनेज मिलते हैं। ठीक। यहाँ तो कॉइनेज भी सिमिलर नहीं मिल रहे, तो वो दिक्कत है। तो अब ये शैलेंद्र भंडारे का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहते हैं कि उनके हिसाब से जो पुष्यमित्र शुंग और जो शुंग किंगडम थी वो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड थी। अच्छा। हाँ, और ये जो पुराणों ने करा क्या है कि वो सेंट्रल इंडियन डायनेस्टी की ही हिस्ट्री लिख रहे हैं और उसको दिखा ऐसे रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया पर वो था। वो ये कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया पे शुंग का राज था और बाकी जैसे जो आपका मत्स्य का इलाका है इन पे अलग अलग जगह पे छोटी छोटी किंगडम्स थी। ठीक।
तो ये शुंग की जो हम एम्पायर अभी समझते हैं उसका कोई मटेरियल एविडेंस है नहीं, तो ये उनका एक आर्ग्यूमेंट है। और मेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट बहुत वो है, मतलब वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि भाई जब आप टेक्सचुअल सोर्सेज पे रिलाय कर रहे हो, टेक्सचुअल सोर्सेज भी ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉलिड आर्ग्यूमेंट वो नहीं दे रहे, और कंटेम्प्रेरीज तो है ही नहीं, 900 साल बाद क्या सोर्सेज हैं। अच्छा, एक बात ये जो इंटरनेट पे भी काफ़ी है, अम्बेडकरवादी भी बोलते हैं और हिंदू भी बोलते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। तो एक बात बोली जाती है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बहुत ही एंटी बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने काफ़ी नरसंहार किया और काफ़ी जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स थे उनको डैमेज किया। तो इसके बारे में क्या कहानी है? यहाँ तक कि बोला, मैंने ट्वीट्स देखे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, और जो जब ये बात होती है कि इसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया, तो ये बात काउंटर में ये बोलते हैं अम्बेडकरवादी कि ये तो पहला जो आक्रमण हुआ था नालंदा पे वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और उसको बोला जाता है कि ये ब्राह्मण थे इसलिए वो खिलाफ थे। नालंदा का तो इस टाइम पे नालंदा कोई एग्जिस्ट मतलब सेंस ही नहीं बनता है। वो हाँ। तो 5th-6th सेंचुरी एडी का है, 500-600 साल का आराम से अंतर है उसमें। लेकिन बुद्धिस्ट सोर्सेज में कुछ जगह पे है एविडेंस, लेकिन आप एविडेंस जैसे बेसिकली 3 सोर्सेज हैं जिसमें कुछ एविडेंस आता है बुद्धिस्ट परसिक्यूशन का। पहला है दिव्यावदान। दिव्यावदान हमने पहले भी डिस्कस करा था, 2nd सेंचुरी एडी के आसपास का टेक्स्ट है, वो भी 300 साल बाद का है, बाद का टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसमें आता है, इसमें हमको अब आप इसमें डिटेल समझे तो उसमें बोला कि एक मोनेस्ट्री है पाटलिपुत्र के पास, कोकुताराम करके। यहाँ पे क्या होता है कि ये पुष्यमित्र चाहते हैं इसको डिस्ट्रॉय करना। ये मोनेस्ट्री बनी थी अशोक के पीरियड में, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब वो जाते हैं अपनी आर्मी को लेके, और जैसे ही वो मतलब पास पहुँचते हैं तो वो सुनते हैं कि एक शेर की दहाड़ सुन रहे हैं। शेर की दहाड़ सुन के वो डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं यहाँ सकल के आसपास, ये पंजाब के इलाके में, और पंजाब के इलाके में जाके वो बोलते हैं कि भाई आप एक भिक्षु को, बहुत भिक्षु का सर लाओगे तो मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो ये स्टोरी है दिव्यावदान में। अब इंटरेस्टिंगली दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का बताया गया है। अच्छा, मौर्यों से रिलेट कर रखा है। तो ये एक डिटेल हो गई। फिर एक टेक्स्ट आता है मंजूश्री मूलकल्प, 5th-6th सेंचुरी एडी, लगभग 800 साल बाद का है। उसमें पुष्यमित्र शुंग का तो नाम नहीं है, उसमें नाम आता है गोमी मुख्य करके। अच्छा। और केपी जायसवाल जिन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी है किताब, हिस्ट्री के स्कॉलर थे, बहुत एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत बढ़िया स्कॉलर, उनका मानना है कि गोमी मुख्य जो है ये पुष्यमित्र शुंग है। और उसमें बताया गया कि कुछ ऐसा इन्होंने परसिक्यूशन करा मंजूश्री मूलकल्प में। लेकिन मंजूश्री मूलकल्प में दिक्कत ये आती है कि भाई आप अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इन सबके नाम ले रहे हो, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का नाम क्यों नहीं लिया? तो गोमी मुख्य से जब हम वो कर रहे हैं कि भाई गोमी मुख्य पुष्यमित्र शुंग है, तो कोई वैसा एविडेंस तो है नहीं। और दूसरा, क्रोनोलॉजी बहुत गड़बड़ है ये मंजूश्री मूलकल्प की। ये अशोक को क्या है कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार से पहले बताते हैं, इवन नंद किंग से भी पहले बता रखा है अशोक आए थे। तो ये दूसरा एविडेंस हो गया हमारे पास। अशोक अवदान में भी लगभग सिमिलर स्टोरी है, दिव्यावदान का वो है। और फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट हो गया मंजूश्री मूलकल्प। फिर एक टेक्स्ट है आपका 17th सेंचुरी का। 17th सेंचुरी कितना लगभग आपका 1800 साल बाद का। तिब्बत का बौद्ध भिक्षु थे तारनाथ, उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। उस पर वो मेंशन करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में जो बुद्ध साइट्स थी और बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स थी, उस पर अटैक हुए थे। लेकिन उस पर इंटरेस्टिंगली वो क्या कहते हैं कि वो पुष्यमित्र शुंग नहीं था जिसने अटैक करा था। उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है तीर्थ करके लोग थे, वो उनका इन्वेजन हुआ और उन्होंने हमला करना शुरू करा। तो ये तीनों एविडेंस में हमें कहीं नहीं मिल रहा। मतलब अगर आप दिव्यावदान को देखें, दिव्यावदान में भी स्टोरी बड़ी फैंटास्टिक सी। अच्छा, दूसरी क्या है कि उसमें बताया गया है अशोकावदान में कि पुष्यमित्र शुंग का एंड कैसे होता है। पुष्यमित्र शुंग का एंड होता है कि एक यक्ष है, ये इतना जो खिलाफ ये जो परसिक्यूशन कर रहे हैं, तो यक्ष नाराज होके पूरा का पूरा पहाड़ जो होता है पुष्यमित्र शुंग और उसको उनकी आर्मी पे गिरा देते हैं, जिससे पुष्यमित्र शुंग मर जाता है। तो ये डिटेल्स हैं हमारे पास जिससे बट इतना जो मतलब वो लिखा गया है 2nd सेंचुरी एडी में, 300 साल बाद,
तो कुछ तो ट्रेडिशन में रहा होगा रिमेम्बरेंस कि कुछ तो खुन्नस होगी ना उसके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो। हाँ, अब इसका क्या कारण है? जैसे कुछ स्कॉलर्स ये एक्सप्लेन, इंटरेस्टिंगली रोमिला थापर का ये मानना है कि परसिक्यूशन जितना इन्होंने दिखाया उतना नहीं हुआ होगा। उनके हिसाब से क्या शायद से पेट्रनेज जो है वो अब बुद्धिस्ट जितना पहले पेट्रनाइज्ड, हैविली पेट्रनाइज्ड थे, उतनी नहीं थी। तो उस यही जो बाद का ट्रेडिशन है वो पेट्रनेज बंद होने की वजह से उसको परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म दिखा रहा है। अच्छा। और दूसरा क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर आप देखें तो काउंटर आर्ग्यूमेंट पे हम देखते हैं उसी समय का कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट है मिलिंद पन्ना करके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। उसमें वो राजगृह की मोनेस्ट्रीज के बारे में बता रहे हैं। तो भाई मोनेस्ट्री अगर टूट रही होती तो कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट तो बता रहा होता ना कि मोनेस्ट्री तो बची नहीं सारी की सारी। फिर दूसरा एक श्रीलंकन टेक्स्ट है महावंश करके, वो क्लियरली बताता है कि इस पीरियड में जो श्रीलंकन राजा जो रूल करते थे वो बता रहा है, वो उसी पीरियड में डिस्कस कर रहा है कि पाटलिपुत्र में मोनेस्ट्रीज कैसे चल रही हैं, ग्लोरीज उनकी बता रहा है। और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है दोनों टेक्स्ट? नहीं, टेक्स्ट तो समकालीन नहीं है महावंश वाला, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलरली जिस पीरियड का, जिसमें बता रहे हैं कि भाई पाटलिपुत्र की मोनेस्ट्रीज बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, वो एक श्रीलंकन राजा के पीरियड में डिस्कस हो रहा है। और वो श्रीलंकन राजा का जो पीरियड है वो पुष्यमित्र शुंग का कंटेम्प्रेरी है। तो बेसिकली ये अगर महावंश की माने तो महावंश, ये जो श्रीलंकन राजा जिस समय रूल कर रहा था उस समय अगर पुष्यमित्र शुंग स्तूप तोड़ रहा होता तो हमको ये जो श्रीलंकन टेक्स्ट है बोल रहा होता कि भाई पाटलिपुत्र में बहुत बुरा हाल है इस समय। और दूसरा एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए कि भाई अशोक बहुत बड़े पेट्रन थे, अशोक के जितने स्तंभ थे वो सारे के सारे बौद्ध स्तंभ थे, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। या फिर अशोक की जितनी आपका सांची का स्तूप देख लीजिए, सांची का स्तूप अशोक ने पहली बार मतलब वो करवाया था। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं इस पीरियड में एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब नए नए वो क्या कहते हैं लोग लगा रहे हैं उसमें, थोड़ा मतलब वाइडन हो रहा है, नई नई रेलिंग्स लग रही हैं, बारहूत में भी ऐसा चल रहा है। तो अब परसिक्यूशन हो रहा होता तो इतना मोनेस्ट्रीज तोड़ी जा रही हैं और बौद्ध भिक्षु के ऊपर एक उसके सर के ऊपर 100 सोने के सिक्के दिए जा रहे हैं, तो वो अलाउड थोड़ी ना करता। अब आप औरंगजेब का एग्जाम्पल देख लीजिए। औरंगजेब के पीरियड में जो टेम्पल्स बिल्डिंग थी वो बैन थी, बिल्कुल, टेम्पल तोड़े गए। तो अगर औरंगजेब को कंपेयर करेंगे आप पुष्यमित्र शुंग से, तो पुष्यमित्र शुंग में तो भाई उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड का टेक्स्ट कह रहा है कि भाई राजगृह की जो स्तूप है उनके बारे में वर्णन चल रहा है, वहाँ पे कोई परसिक्यूशन नहीं है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से भी ये मानना है कि पेट्रनेज बंद हुआ होगा, एज सच कोई इतना बुरा परसिक्यूशन का तो एविडेंस कोई इतना है नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंडो ग्रीक्स के बारे में भी। तो अब जैसे जब हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं तो बेसिकली संस्कृत सोर्सेज में ग्रीक्स के लिए यवन शब्द इस्तेमाल करा गया है। और यवन शब्द आता है पर्शियन के यौन से, और यौन जो है वो आयोनियन ग्रीक्स के लिए इस्तेमाल होता था। और जैसे पिछली बार हमने वो बात नहीं करी थी, लेकिन कि जो यवन जो है ना, यवन पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसमें मेंशन है यवन शब्दों का। अब पाणिनि लिख रहे हैं 5th सेंचुरी एडी में, मतलब अलेक्जेंडर बीसी, हाँ बीसी में, और मतलब अलेक्जेंडर के आने से पहले, अलेक्जेंडर के तो उसमें क्या है कि ये तो बुद्ध के समय की बात, के समय की बात है। तो और उसमें फिर क्या है कि हमारे पास कुछ ग्रीक सोर्सेज हैं। ग्रीक सोर्सेज में जैसे एक हमको बताया जाता है कि एक ग्रीक था जो कि पर्शियंस के अंडर काम करता था। पर्शियंस हम जानते हैं कि उनका जो सिंध के इंडस के वेस्ट का इलाका था पर्शियंस के अंडर था, उसका नाम था स्काइलैक्स। वो स्काइलैक्स को जो पर्शियन एम्परर है वो एक असाइनमेंट देता है कि भाई आप जाओ और सिंधु रिवर को मैप आउट करो। और फिर उसके बाद जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन में एक जगह डिटेल आता है कि एक है सिटी ऑफ नायसा करके, ये नॉर्थ वेस्ट के आसपास कहीं लोकेटेड है। उसमें बताया गया है कि जब अलेक्जेंडर जाता है ना तो उस जो सिटी के लोग हैं वो ग्रीक्स हैं। अच्छा, मतलब अलेक्जेंडर से पहले ही बस रखे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट तो था, बहुत पहले था, लेकिन जब अलेक्जेंडर आता है तो बहुत सारी यहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट्स बना के जाता है अलेक्जेंडर। और जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है तो एक आर्ग्यूमेंट कुछ स्कॉलर्स का ये है कि जो ग्रीक सेटलमेंट जो अभी मौर्यन एम्पायर के अंडर थी ये मतलब मदद करती हैं ग्रीक आर्ग्यूमेंट का।
और ये ग्रीक अब सेकंड फेज जो होता है ये पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में शुरू हो जाता है, और सेकंड फेज और थर्ड फेज का कल्मिनेशन है ये है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक। अब पाटलिपुत्र में अब जब बात आती है कि भाई इस समय राजा कौन था, जो ग्रीक राजा था जिसने कॉन्कर करा इतना पाटलिपुत्र तक ले गया, तो आप हिस्ट्री में दो बेसिकली रूलर्स हैं जिसके बारे में डिबेट चल रही है। पहला है डिमेट्रियस और दूसरा है मिनांडर। डिमेट्रियस के बारे में ये तो सब स्कॉलर्स मानते हैं कि डिमेट्रियस का जो रूल था वो तक्षशिला तक उसने कॉन्कर कर लिया था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यही डिमेट्रियस पाटलिपुत्र तक जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि डिमेट्रियस नहीं, डिमेट्रियस के बाद जब मिनांडर आया, मिनांडर लेके गया पाटलिपुत्र तक ग्रीक आर्मीज। अच्छा, अब इसमें ना जैसे जो इंडो ग्रीक टर्म इस्तेमाल होती है इन ग्रीक्स के लिए जो ग्रीक में रह रहे थे, तो उसमें इंटरेस्टिंगली कैसे हिस्टोरियंस व्यू करते हैं इस पर्टिकुलर, और कैसे आप परसेप्शन आप देखो कि जो हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिखते हैं वो कैसे करते हैं। तो दो स्कॉलर्स हैं, एक हैं विलियम वुड्सवर्थ टान करके, वो ब्रिटिश स्कॉलर थे, और उन्होंने एक किताब लिखी है कि ग्रीक्स ऑफ बैक्ट्रिया एंड इंडिया, द ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया, 1938 में लिखी थी। और एक इंडियन स्कॉलर हैं जिनका नाम है ये A.K. नारायण, उन्होंने किताब लिखी है द इंडो ग्रीक्स। दोनों एक ही हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। A.K. नारायण का टाइटल है द इंडो ग्रीक्स, और ये बोलते हैं द ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया। तो उसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि टान का ये मानना है कि ये जो ग्रीक हैं, ये ग्रीक बस रहे यहाँ पे हैं, लेकिन हमको इंडियन हिस्ट्री का केवल पार्ट नहीं मानना चाहिए इनको। ये और बेसिकली इनका पूरा एनालिसिस जो है ना वो आप कह सकते हो ग्रीक सेंट्रिक है। ये बोलते हैं कि ग्रीक हिस्ट्री का पार्ट है ये वाला पीरियड पूरा, आप इसको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आप जैसे मतलब कि अब जब नारायण का आर्गुमेंट आप देखोगे तो नारायण का ये कहना है कि भाई अगर आप ऐसे कहोगे कि ये ग्रीक हिस्ट्री का पार्ट है, तो ऐसे जब बाद के जो इन्वेडर्स थे, जैसे मुगल हिस्ट्री है, तो मुगल हिस्ट्री को भी बोलना चाहिए कि भाई सेंट्रल एशियन हिस्ट्री का वो पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। और नारायण, और फिर एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं जिनका नाम था A.H. दानी। A.H. दानी ने किताब मतलब लेक्चर सीरीज लिखी थी, और वो क्या मतलब इस्तेमाल करते हैं टर्म बैक्ट्रियन एंड इंडस ग्रीक्स। इंडो ग्रीक नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया वो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहते हैं बैक से जोड़ते हैं उसको। तो बेसिकली जो किस हिसाब से उसको मतलब उस पर्टिकुलर उसको समझना चाहिए, उसी में मतलब स्कॉलर्स का आप देख सकते हो परसेप्शन। और दूसरा क्या है ना कि जैसे जब हिस्टोरियन आपकी हिस्ट्री लिखते हैं तो उनका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टान को देखोगे तो टान जो थे वो यूरोपियन सेंट्रिक है, और वो एक क्लासिसिस्ट थे। क्लासिसिस्ट बेसिकली जो वेस्टर्न क्लासिकल हिस्ट्री है उसके बारे में डील करता है, तो उनका फोकस टेक्सचुअल सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा है। और जो A.K. नारायण थे ये ट्रेंड न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब ये कॉइन पे ज़्यादा इनका फोकस है। तो इन्हीं के आर्ग्यूमेंट में जैसे जब डिमीट्रियस की बात आती है तो टान के हिसाब से डिमीट्रियस जो था उसने पूरा का पूरा पाटलिपुत्र तक कॉन्कर करा था। लेकिन A.K. नारायण क्या कहते हैं, A.K. नारायण इसमें कॉइनेज का एलिमेंट लाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम मानते हैं कि भाई डिमीट्रियस ने पाटलिपुत्र तक रूल करा था तो कॉइनेज भी इस एरिया में मिलने चाहिए कुछ। लेकिन डिमीट्रियस के कॉइन आप मथुरा तक तो छोड़िए, तक्षशिला में भी नहीं मिलते, और मिनांडर के कॉइन जो है सहारनपुर तक मिल रहे हैं। तो बेसिकली उनके हिसाब से ये मिनांडर था जिसने पूरी पूरी आर्मी लीड करी और वहाँ तक कॉन्कर करा। ठीक है। और ये इसमें और काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं इंडो ग्रीक्स के जो कंपोजिशन, इंडो ग्रीक्स का नहीं मतलब ग्रीक्स जो रूल कर रहे हैं इस पूरे किंगडम पे। ईरान वाला एरिया है, अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पे फिर सिथियंस और शाक ये भी आते हैं। तो आपस में बहुत सारी टेरिटरी है ना, दे आर एक्सचेंजिंग हैंड्स। तो और आपस में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं शाक। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है ज्योग्राफी। तो बेसिकली मिनांडर ये रूल कर रहे हैं। मिनांडर के मरने के बाद, और मिनांडर की इंटरेस्टिंग डिटेल क्या है हमको, जैसे मिलिंद पन्ना जो है, मिलिंद इंडिया में मिलिंद बोलते हैं उसको। हाँ, ग्रीक बुद्धिस्ट सोर्सेज में, बुद्धिस्ट सोर्सेज में मिलिंद बोलते हैं। और मिलिंद पन्ना बेसिकली आप कह लो कि एक प्राकृताइज्ड वर्जन है या पाली वर्जन है मिलिंद प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। तो और इसमें मिलिंद जो है वो एक बुद्धिस्ट सेंट से सवाल पूछ रहे हैं। और मिनांडर के बारे में इंटरेस्टिंगली हमको बताया गया है कि बुद्धिस्ट सोर्सेज में
कि ये बाद में जो है संघ ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन आप अगर ग्रीक सोर्सेज देखें ना, तो ग्रीक सोर्सेज में हमको बताया गया है कि जब मिनांडर की डेथ होती है एक कैंपेन में, लेकिन जब ये मरते हैं ना, उसके बाद इनकी जो एशेस है वो लोगों में डिवाइड कर दी जाती हैं और लोग जो है इसके ऊपर मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। और बेसिकली ये स्तूप में होता था ऐसा कि इस एशेस के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। और वो मिलती है हमको कहीं पे, कुछ डिटेल्स हैं उसकी? स्तूप की तो डिटेल नहीं है, लेकिन मिनांडर के हमको कॉइन मिलते हैं जिसमें धर्म चक्र का सिंबल है। अच्छा। तो ये पर्टिकुलरली हम, और मिलिंद पन्ना वाला, तो कि ये इन्फ्लुएंस्ड थे बुद्धिज्म से, ये तो पक्का है। और मिनांदर के मरने के बाद क्या होता है कि इनका जो दो आपस में जो भाई हैं उनमें इंटरनल सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन होने लग जाती है। इसी पीरियड में हम क्या देख रहे हैं कि जब आप चले जाइए सेंट्रल एशिया में, बेसिकली हिंदू कुश के ऊपर, तो जो शक हैं सिथियन ट्राइब्स, तो सिथियंस जो है वो टर्म जो संस्कृत सोर्सेज में शक इस्तेमाल करा गया है इसमें। तो सिथियंस क्या है कि सिथियंस का सिंबल वो ये जो इली बेसिन का इलाका है, बेसिकली जो आपका कजाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, इस एरिया में एक सिथियन ट्राइब रह रहा है इस समय। एक दूसरा ट्राइब आता है वेस्ट से, मंगोलिया से। ये यूचीज जो हैं ये आपके बाद में चल के कुशान ही है ये। अच्छा। हाँ, तो ये आते हैं इली बेसिन पे, ये भगाते हैं इनको, शक को। ये जात नहीं, ये फिर नीचे साउथवर्ड जाना शुरू कर देते हैं इंडिया की तरफ। अब यूचीज जो है ना, ये इली बेसिन पे आ रखे हैं। फिर कोई दूसरी ट्राइब ये आसपास के रीजन की यूचीज को यहाँ से भगाता है। अब ये यूचीज भाग के जाते हैं जो बैक्ट्रिया के नॉर्थ के ऊपर, वहाँ पे एक और सिथियन ट्राइब है, वहाँ पे जाके वो दूसरे सिथियन ट्राइब्स को भगा देते हैं। तो अब क्या है कि ये दो जो सिथियन ट्राइब है, एक सिथियन ट्राइब तो जो इली बेसिन वाला था वो साउथ की तरफ जाते जाते काराकोरम रेंजेस से नीचे की तरफ आता है और स्वात और कश्मीर के इलाके पे कब्जा कर लेता है। ठीक। दूसरा सिथियन ट्राइब जो मतलब इतनी बुरी हालत थी कि जिसको मार के भगाया वो भी आके राज कर ले रहा है यहाँ पे। उसमें जैसे कारण ये आप है, इसमें तो ये इंडो ग्रीक्स की टेरिटरी थी ना। हाँ हाँ। और दूसरा कि वॉरियर्स तो वो थे ही, मतलब कि वॉरियर नोमैड्स थे, कैवेलरी उनकी बहुत स्ट्रांग थी। कैवेलरी का बहुत बड़ा एलिमेंट था, क्योंकि उनके आप कॉइन्स देख लीजिए ना, उनके कॉइन्स में कैवेलरी बड़ी प्रोमिनेंट है। हाँ। वो जो एक राजा है जिस समय ये पहला उनका कॉन्क्वेस्ट शुरू हो रहा है, जो कनिष्क, और 100 BC के आसपास के करीब उसका रूल है। माउस, और मतलब प्राकृत में मोग करके बोलते हैं उसको। तो वो आता है, और वो ये एक जो सिथियन ट्राइब है ये इन्होंने स्वात और कश्मीर के इलाके पे कब्जा कर लिया। दूसरा सिथियन ट्राइब जिनको यूचीस ने भगाया था, वो आज का जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे जाके सेटल होते हैं। तो अब ये दो सिथियन ट्राइब्स आ रखे हैं, बीच की जो टेरिटरी है पूरी की पूरी, वहाँ पे इंडो ग्रीक्स हैं। अच्छा। और ये अब क्या है कि एक तरफ से अब हम ये नहीं जानते कोऑर्डिनेटेड अटैक था कि नहीं था, लेकिन एक तरफ से इंडो ग्रीक्स को ये जो सिथियंस, माउस और मोग वाले, जो अब ये आपका तक्षशिला के आसपास के इलाके पे कंट्रोल है, वो इधर से हमला करते हैं। और जो ये बलूचिस्तान के आसपास जो सिथियंस हैं वो आपका दूसरी तरफ से हमला करते हैं। तो एक तरफ से, दोनों तरफ से इंडो ग्रीक्स को हराते हैं। पूरा पाकिस्तान वाला एरिया, पूरा पाकिस्तान, आपका पंजाब के लगभग का एरिया, और मथुरा तक इनका इंडो ग्रीक्स का लगभग रूल था। तो ये सब जो टेरिटरी है, ये सारी की सारी जो शक हैं, ये कौन सा पीरियड है? ये बेसिकली आपका 100 BC से लेके 50 BC के आसपास सारा ये हो रहा है। ठीक है। अब ये शकों का जो रूल है, माउस के बाद एक राजा आते हैं एजेस 1, एजेस 2, तो ये सारे के सारे शक हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हम देख रहे हैं ना कि जो ये इंडो ग्रीक्स हैं, ये इनका कल्चर चला गया है, मतलब ये इनका रूल चला गया। अब एक छोटे से इलाके, मतलब काबुल के आसपास के इलाके में इनका रूल है बस, लेकिन जो कल्चर है इनका वो अडॉप्ट करते हैं आपके ये जो सिथियंस, जो शक हैं वो। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि जैसे जो माउस है, माउस के कुछ सिक्के हैं उसमें बलराम का डिपिक्शन है। अच्छा। हाँ, और बलराम का डिपिक्शन तो इंडो ग्रीक्स के सिक्कों में भी है, उसमें बलराम और वासुदेव कृष्ण दोनों का डिपिक्शन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये रहा ही है कि ये जो भी बाहर से आते थे या आक्रमण करके यहाँ पे रहते थे,
तो शायद कल्चर इधर का इतना स्ट्रांग था कि वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे या उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाते थे। हाँ ये है, और दूसरा उनकी भी खुद की आइडियोलॉजी ऐसी थी जो एसिमिलेटिव आइडियोलॉजी थी, क्योंकि जो बाद में जो आपके इन्वेडर्स आए हैं उनकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं थी कि वो जो मतलब दूसरा रिलीजन है उसको ऐसी, मतलब जैसे आप देखेंगे कि जब अर्ली ग्रीक्स आए थे तो पोरस के एग्जाम्पल में, पोरस में हमको ये बताया जाता है, अलेक्जेंडर के जितने भी सोर्सेज हैं कि जो पोरस की आर्मी थी जब मार्च कर रही थी अलेक्जेंडर से मिलने के लिए, तो जो सबसे आगे जो सैनिक था वो एक इमेज कैरी करता है हिरैक्लीस की। अच्छा। हिरैक्लीस बेसिकली भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। हाँ, जो वो कृष्ण वर्शिप इस रीजन में तो थी भगवान कृष्ण की। तो जब पोरस अपनी आर्मी को लेकर लीड कर रहा है तो सबसे आगे जो है वो भगवान कृष्ण की एक मूर्ति लेकर वो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये जब ग्रीक सोर्सेज में? हाँ ग्रीक सोर्स, वो भगवान कृष्ण नहीं बोलते, वो हिरैक्लीस बोलते हैं, लेकिन सब स्कॉलर्स मानते हैं कि हिरैक्लीस का जब भी वर्णन आता है ये पैरेलल जो है पैरेलल एक इंडियन, वो है, जैसे डायनाइसिस को बोलते हैं कि भगवान शिव का एक वो मतलब कभी कभी यूज करते हैं। ठीक। तो ये वाला एलिमेंट तो था। और दूसरा जो ग्रीक हैं, ग्रीक्स में एक चीज़ तो है कि जो वो इंडियन कल्चर अपना रहे हैं, जैसे मिनांडर का हो गया, बौद्ध बन रहा है, फिर आपके जो समकृष्ण वासुदेव इनकी डिपिक्शन चल रही है। फिर एक इंटरेस्टिंगली हमने डिस्कस नहीं करा कि इंडो ग्रीक्स में एक जो फर्स्ट आपका इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है जिसमें कि वसुदेव भगवान वसुदेव का नाम आता है और भागवत टर्म आती है, वो है आपकी विदिशा में एक पिलर है, हेलोडोरस पिलर जिसे कहते हैं। हाँ वो मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने बताया था ना पिछली बार। आप कह रहे थे वहाँ पे भैंसे भैंसे बांध रखी थी। हाँ, तो वो हेलोडोरस पिलर है वो। तो आप कह, लेकिन उसमें एक चीज और भी है कि उन्होंने अपना कल्चर भी प्रिजर्व कर रखा था। उनके सिक्कों में ज़्यूस, नाइकी, जितनी भी उनकी ईरानियन ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस हैं वो सब डिपिक्ट हो रही है। और ये शक जो हैं ये जब आते हैं तो ये भी जो उनका ब्रॉडर कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, तो पेगन क्योंकि सिविलाइजेशन से वो आ रहे हैं, चाहे शाक हैं चाहे ग्रीक्स हैं, तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी वैसा ही कल्चर उनको लगभग दिख रहा है। इट्स जस्ट द नेम्स एंड सिंबल्स आर स्लाइटली डिफरेंट, बट लार्जर इमेजरी और जो बिलीव्स हैं वो सारे सेम ही लग रहे हैं उनको, कुछ खास अंतर नहीं लग रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें कि हाँ वो तो इन्फ्लुएंस हुए, बट उन्होंने भी तो इन्फ्लुएंस किया होगा। इट्स नॉट लाइक कि वन वे स्ट्रीट तो है नहीं, एंड बिकॉज वो तो रूलर थे तो उनका तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान तो हुआ ही होगा ना। जैसे और कितने सालों तक ये देखिए ना, कितने बड़े ज्योग्राफी में आप ईरान से लेके और मथुरा तक, और वे गए तो पाटलिपुत्र तक थे, तो इतने बड़े एरिया में और इतने कितने साल, मतलब आप 300 BC से शुरू करते हैं लगभग, आना जाना लगा ही रहा, और आप 1000 उसमें आ गए हैं, 101 AD में आ जाइए, तो 300 साल तो ये हो गए। उसके बाद भी इन्वेजन्स तो सेंट्रल एशिया से आए, सिथियंस आए, कुशन्स आए, और अलग इंडो पार्थियंस। तो ये पूरा का पूरा एरिया कम से कम 500-600 साल तो पूरे इन्फ्लुएंस में रहा ही है उस कल्चर के, फॉरेन कल्चर, सो कॉल्ड फॉरेन कल्चर, और कितना असिमिलेटिव था वो भी पता नहीं। तो उनका भी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा कल्चरली इम्पैक्ट में। जैसे एक आप कॉइनेज के टर्म में बात करें तो जो ग्रीक्स थे, ग्रीक जैसे हमने पंचमार्क कॉइन्स की बात करी थी कि वो छोटे छोटे सिक्के, मतलब छोटी छोटी शीट्स काट के उसको पंच करते थे। इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम था, लेकिन ग्रीक्स का सिस्टम अलग था। वो डाई बनाते थे एक मेटल की, उसमें एक मतलब आप स्ट्रिप रखते थे, और डाई को जब आप मतलब डाई बेसिकली डाई स्ट्रक कॉइन होते थे, ये पंच मार्क कॉइन्स होते थे, दोनों अलग प्रोसेस है। तो डाई वाला जो डाई मेकिंग से कैसे कॉइन बनाते हैं ये ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करा। फिर जैसे जो संस्कृत प्लेज हैं, संस्कृत प्ले में बताते हैं कि जो कर्टन का सिस्टम था वो ग्रीक के उससे आया है। अच्छा। ग्रीक्स मतलब उसमें यवनिका टर्म इस्तेमाल होती है कर्टन्स के लिए प्लेज में। अच्छा। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो था ग्रीक प्ले का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे मतलब छोटे मोटे इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंगली एक बृहत संहिता फिर बहुत लेट का मतलब टेक्स्ट है, इस पीरियड का नहीं है, गुप्त पीरियड के बाद का है।
तो वो मेंशन करता है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आई है वहाँ से, यवनों से आई है। और उसमें वो बोलते हैं कि यवन जो है वो म्लेच्छ हैं, लेकिन जो है हमको उनको ऋषि की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो ये साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी उन्होंने हमको दी। अच्छा। और दूसरा फिर हम ये एक चीज़, जैसे जो आपने कहा ना इतना बड़ा रूल है, तो दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इस पीरियड में जो धर्मशास्त्र लिखे जा रहे हैं और धर्मसूत्र लिखे जा रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है म्लेच्छ का। अच्छा, जो म्लेच्छ जो टर्म है ना वो बड़ी पुरानी है। वो टर्म पहली बार इस्तेमाल होती है, एक टेक्स्ट है लेटर वैदिक टेक्स्ट शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मण में जो म्लेच्छ टर्म इस्तेमाल करी गई है वो इस्तेमाल करी गई है जो व्यक्ति संस्कृत या जो लोग संस्कृत अच्छे से नहीं बोल पाते उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन इस पीरियड में वो जो टर्म है वो एक्सपैंड होती है, वो एक्सपैंड होके वो उनके हिसाब से जो अभी धर्मशास्त्र लिखे जा रहे हैं और धर्मसूत्र लिखे जा रहे हैं उसके हिसाब से जो भी ग्रुप्स वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते वो जो हैं वो म्लेच्छ हैं। जैसे अभी मीनाक्षी मैम आई थी, तो मीनाक्षी मैम ने वो बता रही थी कि कैसे मेध तिथि जो है, जिन्होंने कमेंट्री लिखी है मनुस्मृति में, वो कैसे कहती हैं कि मतलब कि आप फॉरेन लैंड जो है वो इम्प्योर नहीं है, उसको कैसे आप प्योर कर सकते हो। तो मेध तिथि का आर्गुमेंट ये है कि एक क्षत्रिय राजा फॉरेन लैंड पे कॉन्क्वेस्ट करे और वहाँ पे वर्णाश्रम धर्म स्टैब्लिश करे, तब जाके वो जो धर्म है, वो जो देश, वो देश है, उसको म्लेच्छ देश से वो फिर वो आर्य देश बन जाएगा। ठीक। तो ये जो म्लेच्छ का जो कॉन्सेप्ट है जो वाइडन हो रहा है, कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके हिसाब से ये जो नए नए लोग आ रहे हैं, तो आप एक होना चाहिए ना कि कौन आउटसाइडर हैं और कौन इनसाइडर हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये जो म्लेच्छ का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडन कर दी गई है। और ये देखिए कि कितना मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है कि कोई एथनिसिटी, कोई उस पर बेस नहीं है, ये सारी चीज़ें सिर्फ ये है कि वहाँ पे धर्म की स्थापना हो, वर्णाश्रम धर्म, करेक्ट स्पीच, और वो भी आता है उसमें कि उनका मतलब वो चेंज भी होती रहती है डेफिनेशन आर्य अनार्य की, कि एक जगह बोलते हैं कि करेक्ट स्पीच होना चाहिए, करेक्ट कंडक्ट होना चाहिए, तो वो सब भी है। तो ये देखिए कि वो नहीं देख रहे हैं कि क्या कलर है, क्या एथनिसिटी है, बाहर अंदर की जो डेफिनेशन है वो भी आर्य हो सकते हैं कि अगर वो इस धर्म को माने तो। उसमें जैसे अब यवन का है, जैसे यवन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे आपके, मतलब इतना इलाके में इम्पैक्ट है उनका। तो इंडियन सोर्सेज में हम ये भी देख रहे हैं कि उनको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उनका ओरिजिन। बात आती है भाई यवन ये आ कहाँ से गए, तो उसके लिए जैसे एक मतलब आप गौतम धर्म सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि ये वर्ण संकर की मतलब वो प्रोजनी है, क्षत्रिय मैन शूद्र वुमेन की जो प्रोजनी निकले। एग्जैक्टली। मनुस्मृति में आप कहोगे तो उनको कहते हैं फॉलन क्षत्रियाज। बेसिकली दे आर आल्सो क्लासिफाइड और एप्रोप्रिएशन करने का नहीं, जैसे उसमें पातंजलि की आप बात करें, पातंजलि उनको शूद्र कहते हैं, उनके हिसाब से फॉलन क्षत्रिय मनुस्मृति के। और आप गौतम धर्म सूत्र में ये वर्ण संकर, मतलब ये वर्ण के बाहर है, क्योंकि वर्ण संकर हुआ है ये क्षत्रिय मैन और शूद्र वुमेन में, तो वर्ण के बाहर कैटेगरी आ गई है। तो मतलब जो आपके इंडियन सोर्सेज वो भी बड़े डील कर कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करें हम, तो उसमें बड़ा वेरिएशन है। एक तरफ पातंजलि कह रहे हैं शूद्र हैं, एक तरफ कह रहे हैं क्षत्रिय मैन और शूद्र वुमेन की ये प्रोजेनीज हैं, और आपका मनुस्मृति कह रहे हैं फॉलन क्षत्रियाज हैं। फिर उसके बाद जैसे जो शक हैं सिथियंस, फिर इंडो पार्थियंस जो थे, इंडो पार्थियंस शक के बाद आएंगे यवन। इनका ओरिजिन एक्सप्लेन करने के लिए एक मिथ आता है कि कैसे एक जो कामधेनु थी उनको क्या कहते हैं, कुछ राजा जो हैं वो ले लेते हैं, तो फिर वशिष्ठ क्या करते हैं, वो जो कामधेनु अपने आप को बचाने के लिए उसमें फिर कुछ नए नए ग्रुप्स पैदा होते हैं। तो जो ग्रुप पैदा होते हैं उसमें आ गए आपके शक, पहलव और आपके यवन, ये सब। तो ये मतलब इंडियन टेक्स्ट भी डील कर रहे हैं इनको कि कैसे हम एक्सप्लेन करें ये जो अभी आ रखे हैं यहाँ पे। एसिमुलेशन का जो पीरियड है वो अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस उसको अपने अपने तरीके से एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पीरियड में देखिए कि अलग अलग, कोई क्षत्रिय बोल रहा है और कोई शूद्र बोल रहा है, वो पीरियड बहुत अलग अलग है। मनु का पीरियड अगर बात की जाए मनुस्मृति का, और उससे पहले हम बात करें पातंजलि का, तो काफ़ी अलग 200-300 साल का होगा, 200 साल का। तो मनु का वही आपका वेरिड आ गई ना, मनु में वेरिएशन देते हैं हम, 1st सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी AD। ठीक है, अच्छा। तो वैसा वाला हिसाब।
तो हाँ, इसमें हो गया। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, सिथियंस का कुछ और हिस्ट्री, मतलब ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है या आगे भी, जो ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया मथुरा तक को ये आ गए हैं, इसके बाद क्या होता है? तो अब क्या है कि जैसे इन्होंने कॉन्कर कर लिया है, वेस्टर्न टेरिटरी जो है सिथियंस के कंट्रोल के जो वेस्ट में टेरिटरी है वो इस समय पार्थियंस की है। तो पार्थियंस क्या करते हैं कि अच्छा जो ये कौन है पार्थियंस? हाँ। पार्थियंस समझ लीजिए एक ईरानियन ग्रुप था, जो कि जब अकैमेनिड एम्पायर ख़त्म होता है और सेलूसिड एम्पायर शुरू होता है, तो सेलूसिड एम्पायर के डिस्ट्रक्शन के बाद वो पूरी की पूरी जो ईरान का इलाका है उस पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये पार्थियंस हैं। तो जब हमने बात करी ना कैसे दो शक ग्रुप जो हैं इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हमला कर रहे हैं, तो एक तरफ तो माउस और मोक का था जिसने तक्षशिला स्वात के आसपास के इलाकों को कॉन्कर कर रखा था। दूसरी तरफ जो सिस्तान और बलोचिस्तान के आसपास का इलाका है उसमें एक और दूसरा शक ग्रुप था। तो ये जो दूसरा शक ग्रुप था इसका अटैक करने का कारण क्या था? जो पार्थियंस थे इनको निकालना चाह रहे थे। अच्छा। और उन्होंने अटैक कर दिया था, इसके कारण इन्होंने भी हमला शुरू करा। तो ये पार्थियंस क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायनेस्टी, मतलब जो इसके इस इलाके में जो बलोचिस्तान सिस्तान का इलाका है वहाँ पे एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं और वो पार्थियन इंडो पार्थियन डायनेस्टी आगे चल के बनती है। ये क्या है कि नई डायनेस्टी है, ये कहने का तो पार्थियंस के पार्ट है लेकिन अपना सिक्के विक्के सब इशू कर रहे हैं। और इनका एक राजा था जिसका नाम अपने सिक्कों में वो ग्रीक नाम उसका है गोंडोफेरिस। ओके। और गोंडोफेरिस का जो पर्शियनाइज्ड नाम है इरानियन, ओल्ड इरानियन में नाम है विंदफरना, विनर ऑफ ग्लोरी। अच्छा। और ये आदमी, ये जो राजा है, ये क्या करता है, इसके पीरियड में जो कॉन्क्वेस्ट शुरू होती है, ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट, तो पाकिस्तान का पूरा इलाका जितना भी शक टेरिटरी है सारी की सारी ये कॉन्कर करता है। ठीक है। गोंडोफेरिस। तो गोंडोफेरिस का पीरियड आप लगभग समझ लीजिए अब हम कॉमन एरा में आ चुके हैं। तो कॉमन एरा में आ चुके हैं, तो इस समय अब क्या है कि गोंडोफेरिस ने बहुत सारी टेरिटरी कॉन्कर कर ली है, लगभग मथुरा तक। छोटा सा इलाका बचा है आपका इंडो ग्रीक्स का काबुल के आसपास। सिथियंस का खत्म। और जो गोंडोफेरिस, ये इंडो ग्रीक्स के ऊपर जो हैं अब कुशान आने शुरू हो गए। और शक जो हैं इस समय, जैसे शक भाई गायब तो नहीं हुए लेकिन कुछ शक जो थे मथुरा के आसपास थे। और ये जब यही शक जो है ये मथुरा में है, इसका हमारे पास एविडेंस भी कुछ मिलता है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक लोअर किंग्स थे ये गोंडोफेरिस के, इंडो पार्थियंस के। और इंडो पार्थियंस को संस्कृत सोर्सेज में पहलव कहा गया। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं पहलव और पल्लव में। पल्लव जो है वो तो साउथ का, हाँ, साउथ इंडियन डायनेस्टी है, और पहलव जो है वो एक ही है, मतलब इंडो पार्थियंस है। ठीक है। इसका कुछ मॉडर्न हमको मिलता है कि सिथियंस जो आज की पॉपुलेशन में है वो कौन है? सिथियंस वो एक उसमें, मतलब इंटरनेट पे आप देखोगे ना, जट जो है वो कहते हैं कि इंडो सिथियंस। सही है। ठीक है। तो ये इतना हो गया। अभी मेरे ख्याल से हम बात किया थे कि जो धर्मशास्त्र लिखे जा रहे हैं इस समय, वो भी काफ़ी मात्रा में हमको उसका देखने को मिलता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो पीरियड, सो कॉल्ड डार्क पीरियड जो बोला जाता है, इसमें सारे धर्मशास्त्रों की डेटिंग वहीं पे है। मनु भी आपने बताया, पतंजलि के बाद ये सारा शुरू होता है। जैसे अब धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो है, कुछ धर्मसूत्र पुराने भी हैं। तो धर्मसूत्र, जैसे जब हमने बात करी थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाजनपद पीरियड में, तो कुछ धर्मसूत्र उस पीरियड के भी लिखे गए थे। लेकिन बेसिकली जो धर्म, ये याजनेवल के स्मृति, मनु स्मृति, ये सब जो हैं इस पीरियड में लिखी गई। फिर नारद स्मृति, ये सब इस पीरियड के लिखी गई हैं। ठीक। और इस पीरियड में लिखने का कारण एक तरह से आप ये कह सकते हो, जैसे कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि भाई इस पीरियड में इतने धर्मसूत्र, इतनी लॉ ट्रीटीज लिखने का कारण क्या है कि जो ये फॉरेन इन्वेजन हुआ है, इन्होंने जो सोशल सेटअप है उसको बड़ा वो कर दिया है। तो एक आप जो आपका, मतलब समझ लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास है, वो चाह रही है कि भाई लोगों को पता रहे कि क्या धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं और क्या नॉन धार्मिक चीज़ें। तो उसका भी एक आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हो कि भाई इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है इस समय, मनूर लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो सबका इसका कारण क्या है? ठीक, सोशल टेंशन कुछ है। सोशल टेंशन। फिर अब जैसे मार्क्सिस्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि ये वाला पर्टिकुलर पीरियड है, फिर एक कॉन्सेप्ट आने लग जाता है कली एज का, कलयुग का। ठीक। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से अब जो ओल्ड मतलब पावर स्ट्रक्चर थे
वो टूट गए सारे के सारे। तो जो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी हुआ है इस चीज़ का, कि असिमिलेशन हुआ है, बट इतनी सारी फॉरेन पॉपुलेशन, सो कॉल्ड फॉरेन पॉपुलेशन जो वहाँ से इधर शिफ्ट हो रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा होगा, एक पूरी की पूरी सोसाइटीज़ क्रिएट हो रही होंगी नई। लेकिन इसमें जैसे स्कॉलर्स का ये मानना है ना कि जैसे जब हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक्स को हम समझते हैं कि भाई मैसिव पॉपुलेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मासिव जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ कि मान लो 10,000 भी आए, कोई भी नई टाउन में 10,000 लोग भी आ जाते हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग राइट उस टाइम पे। नहीं, जैसे इसमें भी जैसे माना जाता है कि ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये पर्टिकुलरली मिलिट्री सेटलमेंट्स में रहते थे। जो इनकी इंडियन पॉपुलेशन थी वो इनसे सेपरेट थी, उनका अलग स्ट्रक्चर था। जैसे आप बेसिकली ये तो फिर उस हिसाब से एसिमिलेशन मेरे हिसाब से मतलब आपका जो एक पॉलिटिकल एशलॉन जो अपर क्लास है वो नॉन इंडियंस की है। अगर से इंडो ग्रीक्स है, बाद में शक हो गए, फिर इंडो पार्थियंस आ गए, और जो मासेज हैं वो तो इंडियन ही है। तो उसमें एसिमिलेशन आपका अगर ब्रिटिश पीरियड का देख लें तो उतना एसिमिलेशन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल पावर चली जाती है, मान लो इंडो ग्रीक्स की पॉलिटिकल पावर चली गई, लेकिन लोग तो रह गए, अब दे कांट लिव इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एनी मोर। ऐसे ही शाक हैं, ऐसे इंडो पार्थियंस हैं, जैसे जैसे आए तब तो ठीक था, लेकिन वो किसी को ना मतलब दे हैव टू गो इनटू द सोसाइटी राइट इवेंचुअली, क्योंकि पावर तो अब बची नहीं, तो आम लोगों में रहना पड़ेगा। तो वो इतना हो रहा था उस टाइम पे, तो शायद ये जो धर्म सूत्र शास्त्र बन रहे हैं, हाँ, वो उनको एक तो या तो डायरेक्शन देने के लिए कि यू हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स टू बी एक्सेप्टेड इनटू द लार्जर सोसाइटी। हाँ, और दूसरा वो जो जेनेटिक एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे, इतनी भी स्टडी इतनी अच्छे से नहीं हुई। और जो एक एविडेंस है डीएनए का, कि जहाँ इस टाइम पे 2200 साल का है, बोला जाता है कि जो हार्डनिंग ऑफ मतलब इंट्रा कास्ट मैरिजेस जो हैं वो होना शुरू हुआ है। जो डीएनए बताता है कि जो अपने आप में ही शादी करने का कल्चर है एंडोगेमी का, वो इंडिया में तब सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ है 2200 साल पहले। तो एग्जैक्टली जब ये हो रहा है, धर्म शास्त्र और सूत्र लिखे जा रहे हैं, और जब ये इन्वेजन्स इतने सारे हो रहे हैं, तो तब का ही वही टाइम है एग्जैक्टली। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। और वही है कि जैसे अब जब आगे जितनी स्टडीज़ होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी जितनी हमने डिस्कस करी, बहुत सारी हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे और डिस्कस स्पेशली खासकर कि जो पाकिस्तान का इलाका है वो क्या है कि अभी बहुत कम एक्सकवेट कर रखा है हमने। तो वो जब एक्सकवेशन शुरू होगी करेंगे करेंगे उसको भी। जैसे तक्षशिला की आप बात करते हैं ना, हाँ। तक्षशिला क्योंकि इंडो ग्रीक्स का कैपिटल रहा, उसके बाद फिर शकों का रहा, तो वहाँ पे हमको देखते हैं कि जो ग्रीक सेटलमेंट्स का जो पैटर्न था वो एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न था जो एथेंस वगैरह में था। अच्छा। हाँ, ग्रिड पैटर्न का वो पूरा था वहाँ पे। फिर उसके बाद जो इनका बैक्ट्रिया में जो सिटीज़ थी उसमें जिम्नेजियम है, पूरा का पूरा जो आपका क्लासिकल ग्रीक सिटीज़ में होता था, थिएटर है, ये सब सब वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसी पीरियड में जैसे हमने जब उसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आर्ट वाला फेज जो है कि जो इस समय जो ग्रीक एलिमेंट्स आ रहे हैं इंडियन आर्ट में, बेसिकली जब हम गांधारन आर्ट की बात करते हैं तो गांधारन आर्ट को सब कहते हैं कि ग्रीक इंस्पायर्ड है, लेकिन मेजर प्रोडक्शन उसका कुषाण पीरियड में होता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ एलिमेंट्स जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप जैसे अर्लियर थ्योरी ये थी, लोगों का मानना था कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का जो पहली बार स्कल्पचर बनाया जो था वो ग्रीक्स वर्कर्स ने शुरू करा था। अच्छा। लेकिन जैसे कुछ स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं था। उन स्कॉलर का नाम मैं भूल गया, डांस ऑफ शिवा जिनकी किताब है, ए.के. कुमार स्वामी, डांस ऑफ शिवा उनकी वो है। अच्छा। तो उनका एक बहुत ही मतलब आप कहते हैं प्रोमिनेंट आर्टिकल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल है। उसमें उन्होंने शो करा है कि जो पहली गौतम बुद्ध की इमेजेस बनी थी ना, वो गांधार के इलाके में नहीं बनी थी, वो मथुरा में बनी थी। ओके। और वो उनका कहना है कि ये और जो इमेजेस थी वो यक्ष की जो यक्ष जितने थे, मतलब पहले यक्ष की तो पुरानी से इमेजेस आपके मॉडर्न पीरियड में बनने लगी थी, उनका एक समझ लीजिए आप वो बाद में चल के उसी ट्रेडिशन से बन के आई है इमेज। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो पहली गौतम बुद्ध की इमेज बनी थी वो सारी की सारी ये ग्रीक आर्टिस्ट ने बनाई थी। ठीक है। और आर्किटेक्चर का, हाँ, आर्किटेक्चर का इस समय बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है कि जैसे हमने जब मॉडर्न पीरियड की बात करी तो हम ये देखते हैं कि
मौर्यन के जितने भी हमारे पास सर्वाइविंग एलिमेंट्स हैं सबके सब जो उसका ओरिजिन है वो मौर्यन रॉयल अथॉरिटी है। लेकिन इस पीरियड में एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम अपोजिट वो होता है कि कलेक्टिव पेट्रनेज एक टर्म इस्तेमाल होती है स्कॉलर्स की। जैसे मीनाक्षी मैम आई थी, वो मेंशन कर रही थी कि कैसे आम लोग सांची को वो कर रहे हैं। हाँ। तो एक स्कॉलर है फ्रेडरिक एम एशर करके, उनका ये आर्टिकल है। बेसिकली उन्होंने क्या करा कि डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आप नहीं देखते कि लोगों ने प्लैक लगा रखा है कि हमने 1000 रुपये दिए तो वैसा ही चीज़ ये डोनेटिव इंस्क्रिप्शन इनको कहते हैं। ठीक। तो ऐसा सांची में भी हमको देखने को मिलता है। और सांची की इंस्क्रिप्शंस की मतलब सांची एज अ डोनेटिव इंस्क्रिप्शन की खास बात क्या है ना, कि जब ब्राह्मी डिसाइफर हुई तो ये डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस का ही बहुत बड़ा रोल था। अच्छा। क्योंकि जब ये प्रिंसेप ने डिसाइफर करी ना तो दान दे रहे हैं आप, डोनेट कर रहे हैं, तो दान जो शब्द है बार बार आ रहा था। तो उन्होंने ये मतलब अजम्पशन करा कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है ये शायद से दान होगा संस्कृत का। तो उसी के बाद से फिर धीरे धीरे पूरी डिसाइफर हो पाई। अच्छा। हाँ, वो दानम करके जो मतलब उसमें प्राकृत में आएगा, तो दानम करके उनको लगा, फिर उन्होंने फिर करके जो द न म ये सब आ गया, फिर धीरे धीरे और फिर डिसाइफर करना शुरू हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यही डोनेटिव इंस्क्रिप्शन लगभग 630 के करीब हैं प्राकृत की। तो ये जो स्कॉलर थी इन्होंने पूरी की पूरी एनालाइज करी इंस्क्रिप्शन, और उसमें वो इंस्क्रिप्शन में ये देखती हैं कि इतनी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इस इंस्क्रिप्शन में 600 से ऊपर मतलब सिर्फ 3 जो हैं वो रॉयल्टी से कुछ लेना देना है, बाकी सब इंस्क्रिप्शन आम लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के द्वारा दी गई है। और उसमें एक और चीज़ वो क्या पाती हैं कि 200 के करीब इंस्क्रिप्शन जो है ना भिक्खु और भिक्खुनियों की है। अच्छा। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल क्या आती है कि जैसे हम जब कैसे आप देखिए टेक्स्ट में जो पढ़ते हैं और जो ये डिटेलें कैसे वेरी करती हैं। टेक्स्ट में हमको ये बताया गया है कि भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहती थी, उनके पास वेल्थ कुछ नहीं रहती थी। यहाँ पे वो दान दे रही हैं। हाँ, हो सकता है कि इतने डेडिकेटेड हों नहीं, भिक्षु और भिक्षुणी का आप संघ में आ रहे हो तो आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी, आपके पर्सनल वेल्थ नहीं होगी, ये टेक्सचुअल सोर्सेज में लिखा गया है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उनके पास इतनी वेल्थ है कि वो दान दे रहे हैं। तो कैसे गैप हमको देखने को मिलता है कि जो आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में हमेशा वैसा हो। Exactly. तो ये चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये 600 से ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है सारी की सारी आम लोग कर रहे हैं, और ये जो सांची का एक्सपेंशन हो रहा है ये आम लोगों द्वारा हो रहा है। यहाँ पे रॉयल्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप मथुरा में चले जाइए, इसी पीरियड में जितनी भी गौतम बुद्ध की इमेजेस मिली हैं उसमें जितना भी मेंशन आता है नाम, उसमें कहीं भी किसी रॉयल्टी का मेंशन नहीं है। जैन इमेजेस जो हैं वो भी। फिर एक जगह है मथुरा के पास ही कंकाली टीला करके, वहाँ पे जब एक्सकेवेशंस हुई तो वहाँ पे हमने बहुत सारी मतलब एक जैन मोनेस्ट्री थी बेसिकली वो पहले। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वो डोनेट कर रही हैं इंस्क्रिप्शंस, मतलब जैन पिक्चर्स वगैरह। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे जब हम सोचते हैं कि भाई पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ राजा ही बनाते होंगे, तो एकदम कम्प्लीटली अपोजिट पिक्चर देखने को मिलती है इस पीरियड में। और वो आगे जाके जैसे गुप्त पीरियड में जो गुप्त रॉयल पावर है, मतलब गुप्त रॉयल्टी है, वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन ये पर्टिकुलर पीरियड ऐसा है, उसमें आप एक आर्गुमेंट ये दे सकते हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं इनके पास, तो इसलिए कलेक्टिव पैटर्न चल रहा है, जैसे मॉर्यन एम्परर जैसा कोई हो सकता है कि अभी तक नहीं मिली हो। मतलब हर पीरियड में ऐसा ही एक ट्रेडिशन तो रहा ही है। अगर आज तक वो चल रहा है कि मतलब एक एक व्यक्ति दान दे रहा है, मंदिर जैसे गांव में कैसे बनते हैं, चंदा इकट्ठा करके बनते हैं, तो जरूरी नहीं कि कुछ इंस्क्रिप्शन भी देते हों, वैसे ही दान दे देते होंगे। ये क्योंकि शायद इतनी बड़ी जगह थी, शायद वहाँ पे इसलिए नाम भी रखा गया है। नहीं, लेकिन उसमें वो आता है ना कि भाई यहाँ पे रॉयल मतलब कोई रॉयल्टी, इतने सांची इतनी इंपॉर्टेंट जगह है बुद्धिस्ट, उसमें वहाँ कोई रॉयल्टी कुछ कर ही नहीं रही है। या फिर ऐसा भी होगा कि क्योंकि वो बुद्धिस्ट जगह है, वहाँ पे जो सिर्फ आम लोग हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट पावर डिक्लाइन हो गई है, तो शायद रॉयल्टी के पास वो पैट्रोनेज नहीं है। वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन जैसे मथुरा का पीरियड है, मथुरा में तो हम जानते हैं मोनेस्ट्रीज थी, और मथुरा की जो आसपास के लोग थे वो भी बौद्धिस्ट वो थे। लेकिन मतलब जैसे, और ये बुद्धिस्ट पावर डिक्लाइन होने के बाद भी गुप्त पीरियड में भी गुप्त अपने आप को कहते थे हम कि भाई हम परम भागवत, हम वैष्णव हैं, लेकिन वो गुप्त मोनेस्ट्रीज को डोनेट कर रहे हैं उसमें इंस्क्रिप्शन। वो मेरा हमेशा से थ्योरी रहा है कि इसको जस्ट एक अलग पंथ की तरह ही देखा जाता था,
उसको कोई गलत और वो मतलब बिल्कुल भिन्न है या कोई दुश्मन है उस तरीके से जैन बुद्धिस्ट ना वो देखते थे उस समय, ना ये वो लोग देखते थे। और मतलब अगर ये भी देखें ना, बुद्धिस्ट जगह पे अगर वो मान लीजिए एक किंगडम है उसका पूरा ज्योग्राफी में वो रूल कर रहा है, और कहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा होंगे या वो जगह ऐसी है कि प्रोमिनेंस है वहाँ पे बुद्धिस्ट का, एक जगह जैन है एक जगह मान लीजिए वैदिक धर्म के लोग हैं, तो वो हर लोगों में आपको ये दिख ही जाएगा हर पीरियड में कि वो सबको पेट्रोनेज करते हुए मिलेंगे। हाँ, पॉपुलर लेवल पे और रॉयल्टी के लेवल पे तो वो उनका उनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे आता था कि जैसे जो ये इनको नास्तिक कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि ये वेद की सुप्रीमेसी नहीं मानते बहुत, जैन और बुद्धिज्म। तो एट अ फिलोसॉफिकल लेवल एक्चुअली नास्तिक की भी जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती रही है पिछले 1000-2000 सालों में, वो भी काफ़ी बदलती रही है। नहीं, इस पीरियड की वजह से बात हाँ कर रहे हाँ हैं, इस बिल्कुल period। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक बात होती है जो बहुत लोगों को शायद ना पता हो, कि पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन इस समय में मिलता है। हाँ, 2 इंस्क्रिप्शंस हैं। उसके बारे में बताइए। मतलब पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, उसमें कुछ प्राकृत एलिमेंट्स हैं। एक इंस्क्रिप्शन जो हमने धन की बात करी, अच्छा दूसरी अयोध्या वाला। अयोध्या की इंस्क्रिप्शन अयोध्या की। दूसरी वो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है ना कि आप ये जब फोटो देखोगे तो फोटो में हम क्या देख रहे हैं कि 2 लाइन है और दूसरी लाइन के ऊपर एक मतलब हमको ऊपर कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके ऊपर जो स्लैब रख रखा है ना, उसमें क्या पता कि इस स्लैब के नीचे 2-3 लाइनें और हों, हमको नहीं पता। ये इंस्क्रिप्शन पहली बार लगभग 1800s में खोजा गया था। तब से वो हमने स्लैब हटाने की कोशिश नहीं करी कि क्या पता कुछ 2-3 लाइनें ऊपर भी लिख रखी हों इसमें। क्या है उसमें? जैसे एक स्लैब है जो जिसमें इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर एक और स्लैब रख रखा है। अच्छा। तो 2 इंस्क्रिप्शन हमको दिख रही हैं, तो जो पूरा स्लैब इंस्क्रिप्शन का है वो हमको नहीं दिख रहा है। तो क्या पता कि दो लाइंस के अलावा ऊपर भी कुछ और लाइंस हों जो कि इस स्लैब ने छुपा रखा हो। और इससे पहले हमको संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलता है। हाँ, संस्कृत का नहीं मिलता। और जो हाथीबाड़ा दूसरी इंस्क्रिप्शन जो है, हाथीबाड़ा घुसुंडी इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, हाँ। बेसिकली 3 इंस्क्रिप्शन है और तीनों की तीनों कॉमन, मतलब 3 कॉपीज हैं एक इंस्क्रिप्शन की। ठीक। और ये मिली है लगभग आपका चित्तौड़ के आसपास, नागरी का इलाका है, वहाँ पे मिली है। ठीक। तीनों में जो चाहे आप हाथीबाड़ा इंस्क्रिप्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप ये अयोध्या में धन की इंस्क्रिप्शन की बात कर लीजिए, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो दोनों की दोनों मेंशन कर रही हैं कि अश्वमेध यज्ञ सेक्रीफाइस करा है। अलग रूलर हैं। पुष्यमित्र ने नहीं या नहीं, अलग। इस ये तो पुष्यमित्र की बात कर रहे हैं, घुसुंडी वाला अलग किसी रूलर की बात कर रहा है। ठीक। दूसरा उसमें हम देख रहे हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग, ये जो अश्वमेध सेक्रीफाइस है बहुत कॉमन हो गया। एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि और दूसरा इंस्क्रिप्शन ये संस्कृत वाला बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पहले प्राकृत यूज़ होती थी, संस्कृत पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई इन्होंने प्राकृत यूज़ क्यों करी, संस्कृत यूज़ क्यों नहीं करी मौर्यों ने। फिर उसमें कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो प्राकृत थी, प्राकृत पॉपुलर लैंग्वेज थी, मासस की लैंग्वेज थी, और अशोक जो था वो मासस से कनेक्ट होना चाहता था, इसीलिए उसने प्राकृत यूज़ करी। लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट क्या आता है, जब आप अशोक की इंस्क्रिप्शन पढ़ोगी ना, तो अशोक की इंस्क्रिप्शन में अशोक ने स्पेशली लिख रखा है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये पर्टिकुलर डेट पे ऑफिसर्स जो हैं वो आम जनता के लिए पढ़ेंगे। अच्छा। अब आम जनता के लिए पढ़ेंगे, और पुराने समय में लिटरेसी इतनी तो थी नहीं कि भाई सब इंस्क्रिप्शन बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वो उन्होंने संस्कृत क्यों नहीं इस्तेमाल करी, एक आता है। और बाकी कोई संस्कृत हमको मिल क्यों नहीं रही, क्योंकि उसके बाद की जितनी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी प्राकृत आ रही है। चाहे आप मथुरा में देख लीजिए और भी इलाकों में देख लीजिए। और स्पेशली जो आप कह सकते हैं कि अशोक की इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हो कि भाई पॉपुलर लोगों के लिए थी, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है जो स्टेट लेवल की थी, उसमें भी प्राकृत आ रही है। तो एक अजम्पशंस ये बन सकती है कि क्या कोई संस्कृत को लेके कुछ ऐसा टबू था कि उसको लिखा ना जाए। क्योंकि महाभारत जब आप पढ़ेंगे ना, तो महाभारत में एक जगह स्पेसिफिक आता है कि वेद जो हैं, वेदों को आपको लिखना नहीं है। जो वेद को लिखेगा वो क्या कहते हैं, सीधे नरक जाएगा। तो लिखने को लेके स्पेशली वेद को बढ़िया मतलब वैसे नज़रों से देखा जाता था। क्या पता वो जो टबू वाला एस्पेक्ट था वो संस्कृत एज अ लैंग्वेज तक उसमें वो करता हुआ हो। मतलब ये मेरा आप कह सकते हो कि एक अजम्पशन, वो इसका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन एक स्पेकुलेशन है। और ये सब लोग भी तो लिख ही रहे थे, पाणिनि ने लिखा, पतंजलि ने लिखा, ये कंपोज कर रहे हैं। हाँ। जैसे एक आर्गुमेंट ये आता है कि आप पर्सनल कंपोज कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट
मतलब उसमें संस्कृत नहीं होना चाहिए। एक मतलब बेसिक आर्गुमेंट ये है लोगों का, नॉट फॉर द मासेस मे बी, नॉट फॉर द मास। अब ये लेकिन एक वो है, ब्रॉड स्पेकुलेशन हाँ है इस पे इसमें, काफ़ी स्पेकुलेशन ये है। बहुत स्पेकुलेटिव वो है। तो मेरा मतलब कहने का और दूसरा क्या है कि अब ये वाला भी इसमें प्राकृत एलिमेंट इतने क्यों है? जब आपको संस्कृत लिखनी है तो प्योर संस्कृत लिखो भाई। आपका ये धन जो है, धन एक राजा है, राजा पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको संस्कृत, बेसिक संस्कृत तो आती होगी ना, तो वो भी क्यों इतना प्राकृत एलिमेंट इसमें यूज कर रहे हैं? मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ अंतर है, मतलब प्राकृत और ऐसा कुछ नहीं रहा होगा लिखने में। पॉपुलर अगर जब आप यूसेज कर रहे हैं तो प्राकृत आपको यूज़ करनी ही पड़ती होगी, क्योंकि एक दूसरे से दोनों भाषाएं लेती रही हैं, प्राकृत और संस्कृत, तो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तो होता ही रहता है। नहीं मतलब फैमिली तो दोनों सेम ही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वहाँ पे बड़ा इसी पीरियड का टेक्स्ट बड़ा अच्छे से संस्कृत हाँ में, लिखने में, क्योंकि वो हाँ अलग है ना, वो जो लिटरेचर और वो सब है। हाँ लिटरेचर में आप संस्कृत पढ़ हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि अभी की बात नहीं कर रहा मैं, आप जब ये हंस का पीरियड आता है 5th-6th सेंचुरी एडी का, उसमें भी हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, उसमें संस्कृत इतनी बुरी लिख रखी है उन्होंने, यहाँ पे पंजाब के इलाके में, पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में। तो उसमें भी वो आता है ना कि आपका भाई उस समय तो भाई आपके उसमें कंटेम्प्रेरी गुप्ता रूलर्स जो हैं वो एकदम मीट संस्कृत के इंस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर इंस्क्रिप्शंस। वहाँ क्या ऐसी पड़ी कि उनको इतनी बेकार संस्कृत लिखने का वो मिल रहा, जिसको लोकल कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उसने गड़बड़ कर दी होगी। ये हो सकता है। और वो थे भी बाहर के, तो हाँ ये भी हो सकता उन है, भी बाहर के थे, तो हाँ ये हो सकता है। उनका रहा होगा कि अरे चलने दो जो चल रहा जो है, चल रहा है संस्कृत है, चलता है। बीच में वो कॉन्ट्रैक्टर रुपए खा गया होगा। हो सकता है, हो सकता है। और इसमें हमने लगभग कवर कर लिया, लेकिन एक जो ईस्टर्न डायनेस्टी और जो कलिंग का पीरियड बचता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, खारवेल के बारे में। अब खारवेल के बारे में जैसे इंटरेस्टिंग वो है कि वो कब ये एक इंस्क्रिप्शंस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन के बारे ये में हम सारा का सारा कुषण से पहले हाँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब खारवेल के बारे में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, भुवनेश्वर के पास ही है। ये इंस्क्रिप्शन अगर नहीं होती तो हम जानते भी नहीं खारवेल एग्जिस्ट करता था। टेक्सचुअल सोर्सेज में सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन है, 17 लाइन की इंस्क्रिप्शन है ये। फिर तो काफ़ी है। 17 लाइन की इंस्क्रिप्शन में हमको ये बताया गया कि खारवेल जो है वो डिसेंडेंट है महामेघ वाहन का, चेदी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। अब ये बेसिक इतनी डिटेल है। अब हिस्टोरियंस ने क्या करा है कि इस पर थ्योरी बना रखी है कि महामेघ वाहन जो थे उन्होंने पहली बार जो मौर्यन रूल था यहाँ पे कलिंग में उसको डिस्ट्रॉय करा था और चेदी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करा था। मतलब वो ख्याली पुलाव, हाँ बेसिस नहीं है, हो सकता है उसके दादा ने किया, हाँ कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस पर ये है। फिर अब हम ये खारवेल भी भाई अपने पिताजी का नाम नहीं लिखते, हमने को डेट भी नहीं लिख रखी। अब डेट, दूसरी किस्मत बेकार ये है हमारी कि जहाँ वो डेट मेंशन करते हैं वो इलाका, वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है। अच्छा, तो उसके 2 वर्जन बन सकते हैं। वो नंद एम्पायर को डिस्कस कर रहे हैं, तो नंद एम्पायर के 200 साल बाद और नंद एम्पायर के 20 साल बाद, ऐसे 2 वर्जन्स हैं। तो ये नहीं कर, फिर उसमें इंटरेस्टिंगली कुछ हिस्टोरियंस के माने जो डैमेज्ड पार्ट है ना उसमें मेंशन आता है दिमित करके। अच्छा, दिमित वो कहते हैं, दिमित और डिमिट्रियस ये दोनों सेम है। फिर उसमें आगे वो मतलब खारवेल मेंशन करते हैं कि मेरे डर के कारण जो यवन का ये एक यवन राजा था वो वापस मथुरा चला गया। और दिमित का मेंशन है कुछ रीडिंग्स के हिसाब से। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये दिमित और ये जो बोल रहा है कि डर के मारे यवन राजा चला गया वापस, तो ये बेसिकली जो पाटलिपुत्र पे आए थे यवन, ये खारवेल के डर के मारे ये वापस चले गए और वो डिमिट्रियस था जिसने कॉन्कर करा। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है ना, जब हम ये वाली थ्योरी मानेंगे तो खारवेल आगे चल के हमको ये बताते हैं कि मैंने मगध के इलाके पे हमला करा, और मगध के लिए वो इंटरेस्टिंगली टर्म इस्तेमाल करते हैं भारतवर्ष। तो गैंजेटिक प्लेन्स का इलाका था वो, इस समय हम कह सकते हैं कि वो भारतवर्ष का इलाका था। भारतवर्ष पहली बार इंस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होती है। वो बोलते हैं कि ये मगध का जो राजा था, मगध और अंक का, जिसका नाम है बहसतमिता, बहसतमिता को मैंने हराया और उसने मेरे पैर पकड़े। अब हम जब बोल रहे हैं कि भाई पाटलिपुत्र पे जो ग्रीक्स आए थे वो खारवेल के डर के मारे वापस गए, तो खारवेल का ये पाटलिपुत्र पे जब अटैक हुआ था पुष्यमित्र शुंग का पीरियड था।
और भसतमिता जब ये मगध का राजा है खारवेल के हिसाब से, ये भसतमिता बेसिकली पुष्यमित्र शुंग हुआ, तो मतलब खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया। तो ये वाली थ्योरी होगी। तो कुछ मतलब बाकी स्टोरीज का कहना है, ये दिमिता जब पढ़ रहे हैं ना हम, तो वो वहाँ पे सिर्फ म लिखा हुआ आ रहा है, बाकी जो है कि आपकी मतलब आपके हिसाब से आप प्रूव करने के लिए वो पढ़ रहे हो दिमिता, वो क्लियरली वहाँ पे नहीं लिख रखा दिमिता। तो हम कह नहीं सकते कि ये दिमिता जो है, और भसतमिता को भी आप नहीं कह सकते कि ये पुष्यमित्र शुंग का है। ठीक। तो बेसिकली, और खारवेल को हमको बताया गया कि वो जो है सतकर्णी से लड़ता है। नीचे जो है वो तमीरा पीपल करके वो तमीरा टर्म इस्तेमाल करता है। तमीरा को कुछ स्कॉलर्स का मानना है तमिल लोगों के लिए बोला गया है, कि वो कलिंग में बैठ के सतकर्णी यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब ये खारवेल सतकर्णी के इलाकों में भी जा रहा है, तमिल लोगों को भी हमला कर रहा है, और मगध पे भी हमला कर रहा है, और मगध पे उसने 3 बार हमला करा। और फिर हमको बताया जाता है कि छत्रपति हो गया फिर तो। तो उसमें कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये क्लेम कर रहा है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो कॉन्क्वेस्ट हुआ था। और दूसरा, खारवेल ये बोलते हैं कि मैंने जब नंदों के समय एक जैन आइडल जो है ले जाया गया था मगध पे, तो वो मैं वापस लेके आया हूँ। तो उसमें जैसे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये कलिंग का रेवेंज था अशोक केवल, लेकिन उसमें एक चीज़ ये बात आ जाती है कि जब अशोक का रेवेंज लेना है तो वो नंद का राजा क्यों लिख रहे हैं, अशोक क्यों नहीं लिखा। सही बात है। तो ये भी है, मतलब बड़ा डार्क पीरियड कुछ मामलों में सही तरीके से कह रखा है। अब कलिंग में खारवेल के बारे में हम ये भी नहीं जानते उसके बाद उनका क्या हुआ। खारवेल की डायनेस्टी का क्या होता है हमको कुछ नहीं पता। शायद कुछ नए इंस्क्रिप्शंस मिलें तो तभी कुछ पॉसिबल है। वो जैसे एक एग्जांपल देते हैं एनालॉजी की, जो इस पीरियड का है मेरे हिसाब से, आपको नॉवेल है 1000 पेज का, उसके 4-5 पन्ने पढ़ रखे हैं आपको, तो वो पन्ने हैं, उसी हिसाब से स्टोरी बना रहे हो कि क्या स्टोरी होगी पूरी की पूरी। बिल्कुल, बल्कि बहुत सारी जो मतलब अगर फॉरेन सोर्सेज नहीं होते तो हमारे पास कुछ मतलब आधी हिस्ट्री तो होती ही नहीं पीरियड्स की। फिर वही। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आने के लिए। ये एपिसोड 3 समाप्त हुआ। चौथे में कुशन एम्पायर से हम शुरू करेंगे, उनका क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।